हाय दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोग राधे जीएस साइड में। और जैसा कि हम लोग केजीएस के एडीओ के लिए प्रैक्टिस सेट साल कर रहे हैं, जिसमें पिछले वीडियो में हम लोग सेट नंबर 14 तक कंप्लीट कर चुके थे। और आज की वीडियो में हम लोग सेट नंबर 15 को देखेंगे। और सेट नंबर 14 तक प्लेलिस्ट में पड़ा है, और जो उसे नहीं देखे हैं तो जाकर देख सकते हैं। और देखिए, कहने के लिए बस ये एडीओ का प्रैक्टिस सेट है, लेकिन बिहार में जितने भी एग्जाम होने वाले हैं, जैसे कि बीएसओ है, साथ में एएसओ है, और उसके बाद से बिहार दरोगा है। कहने मतलब यही एग्जाम नहीं कहा, जहाँ कहीं भी जीएस के प्रश्न पूछे जाएंगे ना, वहाँ के लिए भी ये क्या है, ये प्रैक्टिस सेट महत्वपूर्ण है। तो सब लोग, सबके लिए ये महत्वपूर्ण है। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए शुरू करते हैं। और अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी अगला वीडियो डाला जाए इसका नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाए। तो देखिए, इसमें पहला प्रश्न क्या रहा ना, पहला ही प्रश्न, एक मिनट थोड़ा इसको हम लोग और बड़ा करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न ये है कि हजीरा विजयपुर जगदीशपुर गैस पाइपलाइन की लंबाई कितनी है। तो 1850 किलोमीटर, 1625 या 1700 किलोमीटर। तो इसका जो सही लंबाई है ना, 1700 किलोमीटर है। और देखिए, हजीरा विजयपुर जगदीशपुर गैस पाइपलाइन जो है, ये भारत की पहली और सबसे बड़ी गैस पाइपलाइन है, ठीक है। और ये जिसकी कुल लंबाई कितनी है, 1700 किलोमीटर है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 2 का है, बैला डीला एक प्रसिद्ध लो एस की खान है जो स्थित है कहाँ पे, छत्तीसगढ़, असम, बिहार या उड़ीसा। तो इसका जो सही आंसर होगा छत्तीसगढ़। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देखिए, छत्तीसगढ़ का जो बैला डीला में ना हेमेटाइट लो एस का खनन होता है। किसका, हेमेटाइट लो एस का यहाँ पे खनन होता है, हेमेटाइट, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका, सही है। और अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 4। ये कह रहा सुनहरी गोल्डन चावल क्या है, सुनहरी गोल्डन चावल है क्या भाई। तो चीन की पीली नदी के तट पर उगाई गई चावल की एक किस्म, ये तो बिल्कुल नहीं है, ठीक है। लंबे समय के उपरांत पीली आभा टिंट वाले चावल, ये भी नहीं है। और एक ट्रांसजेनिक चावल की किस्म जिसमें कैरोटीन के लिए जीन तत्व उपलब्ध होते हैं। या डी कह रहा है कि चावल की एक जंगली किस्म जिसमें पीले रंग के दाने होते हैं। तो ये भी क्या है, गलत है। जैसे इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है। क्या है कि देखिए, सुनहरी चावल एक ऐसी ट्रांसजेनिक चावल है, मतलब ट्रांसजेनिक चावल है इसमें, मतलब ट्रांसजेनिक चावल की किस्में हैं, ठीक है। जिसमें कैरोटीन जो कि विटामिन ए का क्या है, ये भरपूर मात्रा है कैरोटीन इसमें। विटामिन, एक प्रश्न ये भी पूछा भी गया है यूपीपीसीएस में, इसमें कौन सी विटामिन पाई जाती है गोल्डन चावल में, सुनहरी चावल जिसको बोलते हैं। इसमें विटामिन ए भरपूर मात्रा में पाया जाता है। और इसका ट्रांसजेनिक परिवर्तन इसलिए किया भी गया है कि चावल के माध्यम से विटामिन ई लोगों के शरीर में पोषण, मतलब विटामिन ए का पोषण मिल जाए। तो ऑप्शन ए इसका क्या है, सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 4। ये कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्यों का सही क्रम क्या है। तो देखिए, सबसे ज्यादा अभी देखिए, जब तक 2027 तक जनगणना कंप्लीट नहीं हुआ है ना, तब तक जो भी जनगणना से प्रश्न पूछेंगे 2011 वाले ही जनगणना से ही रहेगा। तो 2011 की जनगणना में देखा जाना था, सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ थी, तो यूपी की थी। दूसरे नंबर पर कौन आता था, दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र आता था, दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र। और तीसरे नंबर पर कौन सा था, तो अपना तीसरे नंबर पर बिहार था, ठीक है। तीसरे नंबर पर अपना बिहार था। यूपी की कुल कितनी जनसंख्या थी, तो ये यूपी में जो कुल जनसंख्या थी 2011 के जनगणना के अनुसार 19 दशमलव कितना था, ये देखिए 19 दशमलव था ये आपका, लगभग 9-8 करोड़, लगभग 20 करोड़ मान के चलिए। उसके बाद से महाराष्ट्र की, और ये ना भारत की कुल जनसंख्या की 16.51% थी, ठीक है, जो कि सबसे ज्यादा थी। उसके बाद महाराष्ट्र की जनसंख्या कितनी थी, 11.24 करोड़, ठीक है। और बिहार की अपनी जनसंख्या कितनी थी, 10.41 करोड़ थी, ठीक है, 10.41 करोड़ इसकी कुल जनसंख्या थी। तो ये इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न का निम्नलिखित में से कौन सा भारत में बाघों का आरक्षित क्षेत्र नहीं है, ठीक है। तो दे रहा है कि पश्चिम बंगाल में सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, तो ये तो है ही। फिर उत्तराखंड में कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, ये भी है। मध्य प्रदेश में बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, तो ये भी है, ठीक है। तो देखिए, दोनों सभी के सभी है, तो आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। अच्छा, ऊपर पूछा है कि नहीं है, ठीक है। तो नहीं है, तो जहां तक मुझे लग रहा है इसका ऑप्शन तो क्या है, गलत दिया है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे होना चाहिए उपयुक्त में से कोई नहीं तब होता है, ठीक है। तो लेकिन यहाँ, और जो देखिए यहाँ पर उपयुक्त में से एक से अधिक कब होगा ना, पूछा होता है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में बाघों का आरक्षित क्षेत्र है, इस नहीं को काट दिया होता, पूछा केवल है पूछा होता, तो तब जाकर उपयुक्त में से एक से अधिक होता। यहाँ पर उपयुक्त में से या तो यहाँ परिवर्तन, यहाँ या तो प्रश्न पूछने में मिसप्रिंट हुआ है, या तो ऑप्शन में मिसप्रिंट हुआ है। खैर, आप लोग अपने स्तर पर इसको देख लीजिएगा, जहां तक मुझे लगता रहा है कि ये गलत है। और कोई सुझाव देना होगा तो इस पे आप लोग कमेंट बॉक्स में सुझाव दे सकते हैं। और देखिए, छठा प्रश्न का रहना, उष्णकटिबंधीय मानसूनी पतझड़ वनों को वर्षा जल की औसत आवश्यकता होती है कितनी। तो देखिए, उष्णकटिबंधीय, इसमें ऑप्शन पहले हम लोग देख लेते हैं। कह रहे हैं 200 सेंटीमीटर से अधिक, 150 से 200 सेंटीमीटर, या 100 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर, या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका जो सही आंसर होगा ना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्योंकि देखिए, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन जो कि 100, मतलब वहां पे 100 से लेके 150 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र पाए जाते हैं, ठीक है। और देखिए, ये जो मानसूनी पतझड़ है ना, इसको हम लोग, इसी को शुष्क पर्णपाती वन भी कहा जाता है, ठीक है। इसलिए ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा।
सातवां प्रश्न कर रहा है कि जलोढ़ मिट्टी से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जलोढ़ मिट्टी के बारे में कथन क्या कर रहा है कि भारत के कुल भूभाग का लगभग 40% हिस्से पर जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है। बिल्कुल सही है ये कथन। दूसरा कथन कर रहा है कि जलोढ़ मिट्टी का निर्माण नदियों द्वारा बहाकर लाए गए निक्षेपों द्वारा होता है। ये भी क्या है, सही है। अर्थात दोनों के दोनों कथन इसका क्या है, सही है। जैसे कि जब दोनों कथन सही है ना, इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, अर्थात 1 और 2 क्या है, सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8 का, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बेमेल है। देख, बहुउद्देशीय परियोजना, अच्छा यहाँ पे और यहाँ, अच्छा यहाँ पे जो बहुउद्देशीय परियोजना ना यहाँ पे लिखा होना चाहिए, ठीक है। खैर इस लिखा कोई बात नहीं, और यहाँ पर राज्य होना चाहिए, जो कि यहाँ पर राज्य नहीं दिया है। खैर अगला देखते हैं केरल। केरल में क्या दे रहा है, कोयना परियोजना। तो देखिए पहला ही ऑप्शन क्या है इसमें गलत है, क्योंकि जो कोयना परियोजना है ना, ये महाराष्ट्र में है और कोयना नदी पे है। कहाँ पे, महाराष्ट्र में है। तो ऑप्शन नंबर ए की क्या है, गलत है। और तो हमारा ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बाकी दे रहा है मध्य प्रदेश तवा परियोजना, बिल्कुल सही है। और उत्तर प्रदेश रिहंद परियोजना, ये भी सही है। गुजरात काकरापार परियोजना, ये भी क्या है, सही है। खैर अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 9। ये कह रहा है कृष्णा गोदावरी नदी विवाद किन राज्यों के बीच में है। कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल, या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो देखिए क्या पूछा है, कृष्णा नदी जल विवाद ना, तो ये देखिए कृष्णा नदी जल विवाद मुख्य रूप से देखा जाए ना, तो ये कर्नाटक और तेलंगाना किसके किसके में, ये वर्तमान में अब कर्नाटक, तेलंगाना और एक क्या है, आंध्र प्रदेश, अर्थात एपी। इस आंध्र प्रदेश को एपी लिख देते हैं, ठीक है। तो देखिए तेलंगाना तो ऑप्शन में दिया नहीं है, लेकिन क्या दिया है, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश तो दिया है ना, इसलिए ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न करा, निम्नलिखित नगरों में अलकनंदा और भागीरथी नदी कहाँ मिलकर गंगा नदी बनाते हैं। हरिद्वार, ऋषिकेश, रुद्रप्रयाग या देवप्रयाग। इसका जो सही आंसर होगा देवप्रयाग। देखिए निम्नलिखित अलकनंदा और भागीरथी नदियां देवप्रयाग में मिलकर गंगा नदी बनाती है। ऑप्शन डी इसका क्या है, सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 11। यह कह रहा है कि भारत में निम्नलिखित में भौतिक विभाजन क्या है। पर्वत, पठार, मैदान। फिर दूसरा कह रहा है बी मरुस्थल, वन और खेत। सी कह रहा है प्रायद्वीपीय, उत्तरी प्रायद्वीपीय तथा हिमाचल। डी कह रहा है सिंधु गंगा मैदान या दक्षिणी पठार तथा पश्चिमी घाट। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना, ऑप्शन ए होगा। देखिए भौतिकी विभाजन देखा जाए ना भारत की, तो भारत का जो प्रमुख भौतिक विभाजन है ना, ये 5 प्रदेशों में, मतलब 5 भागों में किया गया। एक तो प्रायद्वीपीय पठार जो कि दिया इसमें, ठीक है। उसके बाद क्या दिया है, उत्तर का महान पर्वत, ये भी है इसमें ऑप्शन नंबर ए में। और तटीय मैदान होता है, और एक क्या होता है, उत्तर का मैदान होता है, अर्थात ऑप्शन नंबर बी भी दिया है, मतलब मैदान भी दिया इसमें। और उसके बाद एक और होता है मध्य उच्च भूमि। क्या होता है ये, मध्य उच्च, ये होता है मध्य उच्च भूमि, अर्थात ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका, सही है। अगला कर रहा है प्रश्न संख्या 12। देखिए कह रहा है किन राज्यों ने पंचायती राज संस्थाओं में स्त्रियों के लिए 50% आरक्षण को वैध किया। एक तो बिहार दिया है, उत्तराखंड दिया है, मध्य प्रदेश या हिमाचल प्रदेश। तो देखिए इसका जो क्या है ना, बिहार, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और इन सभी चारों राज्यों में ना, ये पंचायती राज अधिनियमों में संशोधन करके महिलाओं के लिए ये लोग 50% आरक्षण को लागू कर दिए हैं, अर्थात ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अर्थात चारों के चारों इसमें क्या है, सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4। कॉलेजियम के बारे में दे रहा है, कह रहा है कॉलेजियम प्रणाली के बारे में निम्नलिखित कथनों पर क्या करिए, विचार करिए। तो कह रहे सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम एक 5 सदस्यीय निकाय है जिसकी अध्यक्षता भारत के मौजूदा मुख्य न्यायाधीश सीजेआई अर्थात चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया करते हैं, और उस समय इसमें न्यायालय में कार्यरत 4 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश शामिल होते हैं। तो बिल्कुल कथन क्या है, सही है। और दूसरा कह रहा है संसद ने विधि द्वारा कॉलेजियम प्रणाली का आरंभ किया, तो दूसरा कथन क्या है, गलत है। देखिए संसद ने विधि द्वारा ना कॉलेजियम प्रणाली को समाप्त करने की एक विधेयक लाया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने अधिकार के तहत उसको निरस्त कर दिया। तो दूसरा कथन क्या है, गलत है। उसके बाद उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कॉलेजियम प्रणाली के माध्यम से की जाती है, बिल्कुल सही है। एक तीसरा भी सही है। चौथा करेक्ट, कॉलेजियम प्रणाली की शुरुआत 1993 में न्यायाधीश पीएन भगवती के ऐतिहासिक फर्स्ट जज मामले के उपलक्ष्य में की गई थी। तो चौथा कथन क्या है, गलत है, ठीक है। तो 1 और 3 सही है, इसका 1 और 3 सही है। तो देखते हैं कौन ऑप्शन होगा इसका। तो 1 और 3 किस ऑप्शन में है, ये ऑप्शन नंबर डी में, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14। कह रहा है निम्न में से कौन सा कथन भारत में समानता के अधिकार के बारे में सही है। तो पहला कह रहा है कि यह अधिकार अवैधता को शाश्वत करने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता, बिल्कुल कथन सही है। बी कह रहा है यह अधिकार नकारात्मक समानता की परिकल्पना नहीं करता, यह भी क्या है, सही है। सी कह रहा है कि समान को समान माना जाना चाहिए, कि समान को समान माना, खैर इसी समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन खैर हम लोग इसको थोड़ा देखते हैं एक्सप्लेन करके। देखिए कह रहा है ना कि यह अधिकार अवैधता को शाश्वत करने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। इसका अर्थ ये हुआ ना कि भारतीय संविधान में समानता का अधिकार यह सुनिश्चित करता है कि यह किसी भी प्रकार की अवैधता जैसे कि भेदभाव या अनुचित व्यवहार को बनाए रखने के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता। और यह अधिकार एक तरह से देखा जाए ना, जो बी में दिया है, यह अधिकार नकारात्मक समानता की परिकल्पना नहीं करता है। तो यह अधिकार नकारात्मक समानता की परिकल्पना नहीं करता है, इसका तात्पर्य हुआ कि सभी व्यक्तियों को समान स्थिति में
समान अवसर मिलेंगे, न केवल औपचारिक समानता। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि समान को समान माना जाना चाहिए। इससे तात्पर्य हुआ कि सभी व्यक्तियों को उनकी आवश्यकता और स्थितियों के अनुसार एक समान व्यवहार किया जाना चाहिए। ठीक है, और समानता का अधिकार आप सभी लोग पता है कि आर्टिकल 14 के अंतर्गत है। ठीक है, तो ये किस आर्टिकल के अंतर्गत है? आर्टिकल 14 के अंतर्गत है। तो इस अर्थात तीनों के तीनों कथन सही ना, इसलिए ऑप्शन डी इसका और देखा जाए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका क्या होगा, सही होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। उसके बाद 15वां कर रहा है, संसद के सदस्यों को शपथ का प्रारूप भारत के संविधान की किस अनुसूची में पाया जाता है? प्रथम अनुसूची, तृतीय अनुसूची, पांचवी अनुसूची या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका जो सही आंसर हो जाएगा तृतीय अनुसूची। किसमें? तृतीय अनुसूची में। देखिए, संसद के सदस्यों के लिए शपथ का जो प्रारूप है ना, भारतीय संविधान की तृतीय अनुसूची में दिया गया है। और दूसरा अनुसूची किससे संबंधित है? ये प्रथम अनुसूची, पांचवी अनुसूची, तो द्वितीय अनुसूची। और यहीं पर अनुसूची तो दो पूछ लिया होता ना, अनुसूची दो, तो ये आप सभी लोग पता वेतन एवं भत्ते से है, वेतन एवं भत्ते से है। खैर, इसका जो सही पूछा है तृतीय अनुसूची। और देखिए, तृतीय अनुसूची के अंतर्गत ना तीन व्यक्ति अपवाद होते हैं। एक तो राष्ट्रपति होते हैं, और मतलब राष्ट्रपति जो है तृतीय अनुसूची के अंतर्गत शपथ नहीं लेते हैं। एक राष्ट्रपति, दूसरा उपराष्ट्रपति, और चौथा कौन होते हैं? तो चौथा होते हैं आपके राज्यपाल। चौथा कौन होते हैं इसमें? तो ये राज्यपाल होते हैं। ठीक है, ये लोग व्यक्ति क्या करते हैं, ये मतलब अनुसूची 3 के तहत शपथ नहीं लेते हैं। तो ऑप्शन ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका बी क्या है, सही है। देखिए, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 16। ये कह रहा है कि दिवाला और शोधन क्षमता अक्षमता, शोधन और क्षमता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है शोधन अक्षमता से तात्पर्य उस वित्तीय स्थिति से है जिसमें कोई व्यक्ति या संस्था बकाया होने पर अपने ऋणों का भुगतान करने में असमर्थ होता है। तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये जो परिभाषा दिया गया ना, ये दिवाला का परिभाषा है। किसका? दिवाला का। ठीक है, क्या है कि दिवाला एक ऐसी स्थिति है जहां किसी व्यक्ति या संस्था की देनदारियां उनकी संपत्ति से अधिक हो जाती है, और वह संस्था या व्यक्ति अपने दायित्व या ऋणों को पूरा करने के लिए पर्याप्त नकदी जुटाने में क्या होता है, असमर्थ होता है। अगला कह रहा है कि दिवाला एक कानूनी प्रक्रिया को संदर्भित करती है जहां देनदार की संपत्ति लेनवारों के लाभ के लिए समाप्त या पुनर्गठित किया जाता है। ये भी कथन क्या है, गलत है। अच्छा, ये ऑप्शन हम सही किया ना, ये गलत है। तीसरा कह रहा है शोधन अक्षमता एक अवस्था है जबकि दिवाला एक निष्कर्ष है। ये भी क्या है, गलत है। चौथा कह रहा है भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड IBBI दिवाला और शोधन अक्षमता कार्रवाई की देखरेख के लिए जिम्मेदार है। बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 4 इसका केवल सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। स्टेटमेंट चौथा बस सही है, तो ऑप्शन सी इसका सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 17। ये कह रहा है राष्ट्रीय बांस मिशन किससे संबंधित है? तो देखिए, राष्ट्रीय पूर्वोत्तर राज्यों में बांस को व्यापार के लिए उगाने को प्रोत्साहन, पूर्वोत्तर राज्यों के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक वयस्क को रोजगार प्रदान करना, या लोगों में स्वरोजगार के लिए कौशल विकास के लिए प्रशिक्षण देना। तो देखिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर इसका जो सही होगा ऑप्शन ए सही होगा, क्योंकि पूर्वोत्तर राज्य में बांस को व्यापार के लिए उगाने का प्रोत्साहन देना। और देखिए, राष्ट्रीय बांस मिशन ना, ये 2006-7 में शुरू किया गया था। कब? ये 2006-7 में शुरू किया गया था, और ये एक केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में शुरू किया गया था। तो अर्थात ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। अगला कह रहा है कि प्रश्न संख्या कौन सा? प्रश्न संख्या 18। ये कह रहा है भारत सरकार के नीति आयोग जो आर्थिक नीति निर्धारण का चिंतन समूह थिंक टैंक है, में नीति आयोग का पूरा नाम क्या है? तो देखिए, नीति आयोग का जो पूरा नाम है ना, इसका नाम है बी में जो दिया है, नेशनल इंटीग्रेटेड ट्रीटी इंस्टीट्यूट, अर्थात राष्ट्रीय समेकित संधि। इसका पूरा नाम क्या है? सॉरी सी हम बोल देना, गलत है, ये नहीं होगा, बी होगा। ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, अर्थात राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था, अर्थात ऑप्शन बी क्या है, सही है। और नीति आयोग जो आप सभी लोग पता हो कि योजना आयोग के स्थान पे नीति आयोग के मतलब योजना आयोग को ही एक तरह से बदल के नीति आयोग में चेंज के परिवर्तन कर दिया गया था। और इसकी संस्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी, और इस 1 जनवरी 2015 को, 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना की गई थी। डेट भी इससे नीति आयोग से स्टेटमेंट में पूछ सकता है, या कभी मतलब एग्जाम में तो पूछा ही है, लेकिन आने वाले एग्जाम में भी पूछा जा सकता है इससे। अगला है प्रश्न संख्या 19। कह रहे बांग्लार माटी बांग्लार जल के लेखक कौन थे, जो मूल रूप से 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल के विभाजन के खिलाफ एक विरोध गीत था, और जिसके लिए पश्चिम बंगाल विधानसभा ने हाल ही में नए राज्य गान के रूप में एक प्रस्ताव पारित किया है। तो कुल मिलाजुला कहने में बांग्लार माटी बांग्लार जल के जो लेखक हैं कौन है? ठीक है, तो ये काजी नजरुल इस्लाम, तो ये नहीं है। रविन्द्रनाथ टैगोर, सुकांत भट्टाचार्य हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्योंकि बांग्लार माटी बांग्लार जल के लेखक जो है रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, और इन्होंने 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल के विभाजन के खिलाफ एक विरोध के रूप में इसे लिखा था। तो अगला प्रश्न 20 कि वर्ष 1946 में भारतीय नौसेना के नायकों ने कहाँ विद्रोह किया था? कलकत्ता में, मद्रास में, विशाखापट्टनम, या डी करा बंबई में। तो देखिए, 1946 में शाही नौसेना का जो विद्रोह हुआ था, ये हुआ था मुंबई में। अगर ऑप्शन नंबर डी क्या है, सही। और देखिए, कभी कभी इसके डेट से ही पूछ लेता है, मतलब किस डेट को हुआ था। तो ये 18 फरवरी का, तो ये 18 फरवरी को हुआ था, 18 फरवरी 1946 को। कब? 18 फरवरी 1946 को हुआ था ये। और अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 21।
ये कह रहा है कि गदर आंदोलन एक क्रांतिकारी आंदोलन था जिसका उद्देश्य भारत में ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकना था। इसके नेता कौन थे? करतार सिंह सराभा, लाला लाजपत राय, भगत सिंह या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो देखिए गदर आंदोलन का प्रमुख नेता जो थे ना, ये करतार सिंह थे। करतार की सिंह के साथ ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। और करतार सिंह के साथ साथ और कौन नेता थे? तारक नाथ दास थे। इनका भी नाम कभी कभी पूछा जा सकता है। कौन? तारक नाथ दास थे। और साथ में और व्यक्ति भी थे जिसमें रास बिहारी बोस भी आते हैं। कौन? रास बिहारी बोस। ये कौन है? रास बिहारी बोस है। ठीक है। और तीसरे कौन? एक और व्यक्ति थे, सोहन सिंह भाकना। सोहन सिंह कौन थे? सोहन सिंह भाकना। और भी बहुत से लोग थे जैसे कि भगवान सिंह ज्ञानी। और जो गदर पार्टी के जो संस्थापक थे ना, माना जाता है कि इनको सोहन सिंह भाकना को, अर्थात ऑप्शन नंबर। लेकिन खैर इसका जो ऑप्शन दिया, ऑप्शन नंबर ए, इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। प्रश्न के अनुसार ऑप्शन जो दिया है उसका सही आंसर वो था। अगला कि महत्वपूर्ण प्रस्ताव के रूप में गांधी जी का उद्धरण क्या था? कि महत्वपूर्ण प्रस्ताव के विरुद्ध में उत्तर दिनांकित चेक जैसा है, मतलब किसके विरुद्ध में गांधी जी ने उत्तर दिनांकित चेक कहा था? किसको कहा था? तो भारत छोड़ो आंदोलन, या मुस्लिम लीग का पृथक पाकिस्तान प्रस्ताव, क्रिप्स मिशन, या ग्वालियर टैंक मैदान, या ऑपरेशन जीरो। तो देखिए सर स्टेफर्ड क्रिप्स जो कि 22 मार्च 1942 को द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारतीयों को समर्थन प्राप्त करने के लिए भारत आए थे। और ये क्रिप्स मिशन के अध्यक्ष कौन थे? तो स्टेफर्ड क्रिप्स ही थे। और तो खैर इसका जो सही आंसर होगा ना, ऑप्शन नंबर बी होगा, मुस्लिम लीग का पृथक पाकिस्तान प्रस्ताव आता। ऑप्शन बी किसका क्या है? सही है। अगला है प्रश्न संख्या 23। करे बिहार में किसानों को नील का पौधा उगाने के लिए मजबूर करने और उन्हें आवश्यक भोज्य पदार्थ उगाने की अनुमति न देने और नील के लिए पर्याप्त भुगतान न मिलने के कारण 1917 में एक राष्ट्रीय विरोध प्रदर्शन हुआ जिसे किस नाम से जाना जाता है? बारदोली सत्याग्रह, बाईकाम सत्याग्रह, चंपारण, या खेड़ा सत्याग्रह। तो देखिए पूछा, कहा कि नील का पौधा उगाने के लिए, तो मतलब कब मिला जुला के नील विद्रोह के बारे में पूछा है। तो देखिए चंपारण आंदोलन जो कि घटित कब हुआ था? तो ये 1917 में। 1917 में गांधी जी ने सत्याग्रह का यहीं से पहला बड़ा प्रयोग किया था। इसका जो सही आंसर होगा ना, ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा। तो मतलब ये किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन सी, चंपारण सत्याग्रह। और यह पहला बड़ा प्रयोग देखा जाए तो चंपारण जिले में किया गया था। और यह आंदोलन आंदोलन 3 कटिया पद्धति के विरोध में था, जिसमें किसानों को कम से कम लगभग 3/20 भाग पा। कितने? 3/20 भाग पा। आप सभी लोग पता होगा कि जो उत्तर भारत में जैसे बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश कहा जाए, तो इसमें जो खेतों का पैमाना होता है ना, लगभग कट्ठा पे और बीघा, उसके बाद से हेक्टेयर पे होता है। ठीक है। तो देखिए एक बीघा में लगभग कितना कट्ठा होता है? तो लगभग हमारे यहाँ जो माना जाता है एक कट्ठा में लगभग 20 कट्ठा, और सॉरी एक बीघा में, एक मिनट इसको हम लोग देखते हैं, एक बीघा में लगभग कितना होता है? 20 कट्ठा होता है। ठीक है। एक बीघा बराबर, ये क्या हुआ? बीघा। ठीक है, बीघा। तो एक बीघा बराबर कितना होता है? 20 कट्ठा होता है। और इसी 20 कट्ठा में ना क्या होता था? तो 3 कट्ठा क्या होता था? नील की खेती करनी पड़ती थी। 3 कट्ठा नील की खेती करनी पड़ती थी। तो उसी के बारे में ये आंदोलन हुआ था। ठीक है। और बिहार के नेता, यहाँ से प्रश्न एक भी पूछा, किसने गांधी जी को आमंत्रित किया था? तो एक व्यक्ति थे राजकुमार शुक्ल। कौन थे? राजकुमार शुक्ल। देखिए कोई भी एग्जाम हो बिहार का, तो यहाँ से एक प्रश्न जरूर होता है चंपारण आंदोलन से ज्यादातर। तो राजकुमार जो शुक्ल थे, इन्होंने गांधी जी को क्या किया था? आमंत्रित किया था। तो ऑप्शन नंबर सी क्या है? सही है। ओ सॉरी, ऑप्शन सी इसका क्या है? सही है। और ये किस आंदोलन में, सॉरी किस कांग्रेस के अधिवेशन में मिले थे? तो 1916 वाले कांग्रेस के अधिवेशन में मिले थे, जो कि कहाँ पे हुआ था? जो कि हुआ था आपका लखनऊ में। ये हुआ था लखनऊ में कांग्रेस का अधिवेशन। और यहीं पे इन्होंने गांधी जी से, राजकुमार शुक्ल ने आमंत्रित किया था गांधी जी को आने के लिए बिहार में। तो खैर अगला प्रश्न देखते हैं इसका, ये तो सी सही था। अगला है प्रश्न संख्या 24। ये कह रहा है कि कहां पर कांग्रेस अधिवेशन में उपस्थित होकर कांग्रेस की राजनीति में गांधी ने प्रवेश किया? तो 1918 में अमृतसर, 1918 में बंबई, 1918 में दिल्ली, या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो ऊपर हम लोग देखे ही थे। तो कह रहे कहां पर कांग्रेस अधिवेशन में उपस्थित होकर कांग्रेस की राजनीति में गांधी जी ने प्रवेश किया था? देखिए 1918 दिल्ली में ये भी नहीं होगा, 1919 अमृतसर ये भी नहीं होगा, 1918 बंबई ये भी नहीं होगा। देखिए ये 1916 के ऊपर हम लोग देखे ही थे कि 1916 के लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कांग्रेस की राजनीति में सक्रिय रूप से प्रवेश किया था। किससे? तो 1916, जो कि लखनऊ में इसका अधिवेशन हुआ था। कहाँ पे? लखनऊ में। ठीक है। तो और इसी में, और इस अधिवेशन में आप लोग पता होगा कि कांग्रेस के नरमपंथी और जो गर्मपंथी, जो कि चरमपंथी भी थे, इन गुटों का क्या हुआ? पुनर्मिलन हुआ था। और इसी में कांग्रेस और मुस्लिम लीग को, तो कांग्रेस प्लस मुस्लिम लीग इसी में क्या हुए? पुनः एक समझौता किए थे, मतलब एक साथ आए थे। ठीक है। तो खैर इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं था। ठीक है। और अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 25। ये कह रहा है कि 1885 में डब्ल्यू सी बनर्जी द्वारा इंगित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्न उद्देश्यों में से कौन सा नहीं था? मतलब पूछ रहा है कौन सा नहीं था। तो कह रहा है कि देश के हितों की रक्षा करने वाले भारतीयों के बीच संपर्क और मित्रता को बढ़ाना। देश के हितों के बीच, एक मिनट आगे भी देख लेते हैं हम लोग कैसा ऑप्शन इसका है।
अच्छा हाँ ठीक है, स्टेटमेंट ही है क्या? देखिए 1800, तो देश के हितों की रक्षा करने वाले भारतीयों के बीच संपर्क और मित्रता बढ़ाना, तो बिल्कुल ये तो था ही। और उसके बाद कह रहे देशवासियों के बीच जाति संप्रदाय या प्रांतीय पक्षपातों की भावना को दूर करने के उसमें राष्ट्रीय एकता की भावना को विकसित करना, ये भी बिल्कुल था। एक मिनट, इसको हम लोग थोड़ा, अच्छा देखिए जितने भी ये स्टेटमेंट दिया है ना, ये करजन जो, सॉरी करजन नहीं, उसमें जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो, मतलब ये अंग्रेजों के अकॉर्डिंग है, ठीक है। मतलब अंग्रेज कांग्रेस, आप सभी लोग पता हो कि 1885 में जब इसका अधिवेशन, मतलब पहली बार इसको गठित किया गया था, तो 28, अच्छा शुरू से हम लोग देख लेते हैं इसको। गठन ही किसका कब किया गया था, तो 28 दिसंबर, आप सभी लोग पता होगा 28 दिसंबर, ये हुआ था 28 दिसंबर 1885 को, ठीक है। और ये इसमें एक अंग्रेजी जो थे, मतलब जो भी अंग्रेज थे, ओ एओ ह्यूम, इनका बहुत सहयोग था, मतलब कहने मतलब अंग्रेजों का इसमें इसके गठन में बहुत ही सहयोग था, ठीक है। और इसके जो पहले अध्यक्ष थे डब्ल्यू सी बनर्जी थे, कौन, डब्ल्यू सी बनर्जी अर्थात वेमेश वेमेश चंद्र बनर्जी थे, ठीक है। वेमेश चंद्र बनर्जी इसके पहले अध्यक्ष भी थे। तो ये जितने भी स्टेटमेंट दिया ना, ये अंग्रेजों के अकॉर्डिंग दिया है, मतलब वो क्या कहते थे, मतलब क्या उनका वक्तव्य था इस संगठन के बारे में, ठीक है। तो ये ऑप्शन पहला भी सही है। बी कह रहे देशवासियों के बीच जाति संप्रदाय तथा प्रांतीय पक्षपातों की भावना को दूर करना, उन्हें राष्ट्रीय एकता की भावना को विकसित करना, ये भी कथन क्या था, बिल्कुल सही था। और अगला कह रहा है तीसरा कथन कि शिक्षित वर्ग की पूर्ण सम्मति से महत्वपूर्ण और आवश्यक सामाजिक विषयों पर विचार प्रकट करना, ये कथन क्या था, नहीं था, ठीक है। और ये कथन नहीं था तो हमारा यही क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्योंकि पूछा है कौन सा नहीं है, ठीक है। और डी कह रहा है यह निर्धारित करना कि आगामी वर्षों में भारतीय लोकहित की किस दिशा में किस आधार पर कार्य करें, ये भी क्या था, सही था। तो हमारा आंसर ये भी क्या होगा, नहीं होगा। अगला है 26 प्रश्न। और 26 प्रश्न ये है कि ये कह रहा है कि यह निर्धारित करना, एक मिनट, प्रश्न संख्या कौन सा है, 26। ये कह रहा है कि 1857 की क्रांति के निम्नलिखित में से किसी एक मित्र द्वारा धोखा मिला, ब्रिटिश द्वारा पकड़ा गया तथा मार दिया गया, नाना साहिब, कुंवर सिंह, खान बहादुर खां या तात्या टोपे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना, डी होगा, तात्या टोपे। देखिए 1857 की क्रांति में तात्या टोपे को उनके करीबी मित्र ने, किसने, करीबी मित्र ने, तो एक करीबी मित्र ने उनको धोखा दिया और सूचना मिलने पर अंग्रेजों ने उन्हें सोते समय पकड़ लिया और उसके बाद इन्हें फांसी की सजा दे दी गई। और इन्हीं घटना कारण इनकी मृत्यु भी हो गई। तो इसका जो सही आंसर होगा तात्या टोपे, कहने मतलब इनके जो एक बहुत करीबी दोस्त है, उन्होंने इनको धोखा दे दिया। अगला है प्रश्न संख्या 27 कि विधवा पुनर्विवाह को वैधता दिलाने वाले प्रमुख समाज सुधारक कौन थे, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, विवेकानंद, राजा राम मोहन राय या केशव चंद्र। तो देखिए, तो इसका जो सही आंसर होगा ना, ऑप्शन नंबर ए, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। देखिए ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विधवा पुनर्विवाह के लिए संघर्ष किया था। और आप सभी लोग पता हो कि 1856 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी के समय में, तो ये भी प्रश्न पूछता है कब और किसके समय में, लॉर्ड डलहौजी के समय में ये मसौदा तैयार किया गया था। लेकिन जो पारित किया गया ना, ये किसके समय में पारित किया गया था, ये कैनिंग, जो पहला वायसराय भी कहा जा सकता है और अंतिम, मतलब पहला जो वायसराय था, इसके समय में पारित किया गया था, कैनिंग के समय में, ठीक है। और इस अधिनियम में विधवाओं को पुनर्विवाह की कानूनी की मान्यता दी गई थी। और विद्याशास्त्र सागर ने, आप सब लोग पता हो मतलब शास्त्रों का ये अध्ययन कर इसे धार्मिक रूप से सही ठहराया और पहली विधवा पुनर्विवाह कोलकाता में करवाया था। ऑप्शन ए क्या है, सही है। अगला है प्रश्न संख्या 28। ये कह रहा है कि 1803 में प्रकाशित राजा राम मोहन राय की पहली पुस्तक का नाम क्या है, वेदांत ग्रंथ, तोहफत उल मुहाउद्दीन, भारती विलास या शकुंतलम। तो देखिए ब्रिटिश काल के दौरान 1803 में राजा राम मोहन राय के द्वारा, किसके द्वारा, तो राजा राम मोहन राय के द्वारा तोहफत उल मुवाहिदीन, अर्थात ऑप्शन नंबर बी क्या है, सही है, तोहफत उल मुवाहिदीन पुस्तक लिखी गई थी। कब लिखी गई थी, ये 1803 ईस्वी में, ठीक है, ये पहली पुस्तक थी। और राजा राम मोहन राय से संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण देखें तो इन्होंने 1828 में, कब, तो 1828 में आप सभी लोगों को पता हो कि ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। 1828 में ब्रह्म समाज की इन्होंने स्थापना की थी। और 1815 में किससे, तो 1815 में ही एक प्रश्न, मतलब ये प्रश्न पूछा जा चुका है कई बार, तो 1815 में ही आत्मीय सभा की, किसकी, तो आत्मीय सभा की स्थापना की। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा ही। अगला है प्रश्न संख्या 29। कौन सा है, प्रश्न संख्या 29 है, लॉर्ड मेयो के 1870 के संकल्प के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं, लॉर्ड मेयो के बारे में, ठीक है। तो इसका जो सही देखिए कह रहा है कि केंद्रीय और प्रांतीय वित्त को विभाजित करने वाला यह पहला कदम था, बिल्कुल सही है। प्रांतीय सरकारों को कुछ सेवाएं प्रशासित करने का अधिकार दिया गया, ये भी कथन क्या है, सही है। तीसरा कर इसने मौजूदा असमानता को सुधारने का प्रयास किया, ये भी क्या है, कथन सही है।
चौथा कार्य इसने प्रांतों की वास्तविक आवश्यकताओं पर ध्यान केंद्रित किया, ये भी क्या है, सही है। अर्थात देखिए चारों के चारों क्या है, कथन सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देखिए 1870 के लॉर्ड मेयो के संकल्प में वित्तीय विकेंद्रीकरण का ना एक मतलब विधायी हस्तांतरण था, जिसकी शुरुआत देखा जाए तो 1861 में, कब, जिसकी शुरुआत कब हुआ था, 1861 में भारत परिषद अधिनियम से हुई थी, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या कौन सा, प्रश्न संख्या 30 है, ठीक है। ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से राज्य पर लॉर्ड डलहौजी के व्यक्तिगत सिद्धांत अर्थात डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत कब्जा नहीं किया गया था, नागपुर, जयपुर, संबलपुर या सतारा। इसका जो सही आंसर होगा सतारा, अर्थात ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सॉरी एक मिनट, नहीं नहीं नहीं, सतारा नहीं होगा, जयपुर होगा, अर्थात क्या होगा, जयपुर। इसका सही आंसर होगा जयपुर, अर्थात ऑप्शन नंबर बी। देखिए जयपुर पर लॉर्ड डलहौजी के व्यक्तिगत सिद्धांत के तहत कब्जा नहीं किया गया था, ठीक है। और व्यक्तिगत सिद्धांत के तहत न शामिल किए गए कुछ अन्य राज्य देखें जो बार बार प्रश्न पूछा जा चुका है, इसमें कौन सा था, तो पहला जो था सतारा, ये कब, तो 1848 में, कब, सतारा, डेट पूछ के इसमें क्रोनोलॉजी से कई बार पूछा जा चुका है प्रश्न से। जैतपुर कब था, तो जैतपुर आपकी था ये 18 आपका था 1849 में इस पर कब्जा किया था। उसके बाद एक आता है संबलपुर, कब, यहाँ देखिए संबलपुर है, इस पर कब कब्जा किया था, ये 1849 में, 1849 में। नेक्स्ट है बघाट, ये प्रश्न ये भी पूछा जा चुका है पीसीएस में कई बार, तो बघाट पे सीधे सीधे पूछा है 1850 ईस्वी में। और उदयपुर कब, उदयपुर पर कब कब्जा किया, तो उदयपुर पे इसने कब्जा किया था, एक मिनट मिट गया क्या, खैर कोई नहीं, अब यहीं लिख देते हैं। उदयपुर पे कब, तो उदयपुर पे इसने 1852 में, कब, 1852। उसके बाद झांसी जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, झांसी पर कब इसने कब्जा किया था, 1853 में, 1853। एक बचता है कौन, नागपुर, और नागपुर पे इसने कब कब्जा किया था, तो ये 1854 में, 1854। खैर इसका जो सही आंसर होगा जयपुर होगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस भारतीय शासक ने आधुनिक तर्ज पर विदेशों में अपना दूतावास खोला था, हैदर अली, मीर कासिम, शाह आलम द्वितीय या टीपू सुल्तान। तो इसका जो सही आंसर होगा टीपू सुल्तान हो जाएगा। प्रश्न संख्या कौन सा है, अच्छा 30 तो हो ही गया ना, हाँ 30 हो गया। प्रश्न संख्या 31 का सही आंसर होगा टीपू सुल्तान, ठीक है। देखिए भारतीय शासक जो टीपू सुल्तान ने, इसने ही आधुनिक तर्ज पर विदेशों, जैसे कि किस राज्य में, मतलब किस देश में, तब फ्रांस में, किस पहले तो फ्रांस में, ठीक है, फ्रांस में अपना एक तरह से दूतावास खोला था। और टीपू सुल्तान जो आप सब लोग पता होगा कि ये मैसूर का शासक था, और इसने विदेशी व्यापार के विकास के लिए इसने फ्रांस, तुर्की, ईरान और पेगू में अपने क्या दूत भी भेजे थे, फ्रांस, तुर्की, ईरान में अपने इसने तुर्क भेजे थे। खैर अगला है प्रश्न संख्या 32, पूर्ण रूप से जजिया कर किसने और कब समाप्त किया, अकबर, शाहजहां, औरंगजेब या मोहम्मद शाह रंगीला। तो देखिए जजिया कर एक धार्मिक कर था, क्या था, धार्मिक कर था, और ये जिसे गैर मुसलमानों से लिया जाता था, ठीक है। और जजिया कर को अकबर ने एक बार तो अकबर ने समाप्त किया, कब, तो ये 1579 में, कब, 1579 में अकबर ने समाप्त किया। फिर औरंगजेब ने इसे पुनः लागू लागू कर दिया, कब, पुनः औरंगजेब ने इसे 1679 में कब पुनः लागू किया, ठीक है, मतलब पुनः जजिया कर लागू कर दिया, पुनः लागू, ठीक है। उसके बाद देखा जाए तो जजिया कोर को अंतिम रूप से जो समाप्त करने की बात आती है ना, तो मोहम्मद शाह रंगीला था, और ये कौन सा सन था, तो 1720 ईस्वी में इसने जजिया कोर को पूरी तरह से क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। अच्छा इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 33। ये कह रहा है कि शिवाजी से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम क्या है, राज्याभिषेक, सूरत की पहली लूटमार, कर्नाटक पर आक्रमण या पुरंदर पर दूर। तो शिवाजी महाराज ने सब देखा जाए तो पुरंदर के किले पर ना सबसे पहले 1654 में अधिकार किया था, पुरंदर के किले पर कब, तो 1654। उसके बाद से देखा जाए सूरत की पहली लूट थी कब थी, सूरत की पहली लूट थी 1664 थी, ठीक है, 1664 थी। और उसके बाद शिवाजी महाराज का जो राज्याभिषेक हुआ था 1600 कब हुआ था, तो ये 74 में हुआ था। और कर्नाटक अभियान कब हुआ था, तो 1678, 1678, अर्थात पहले 4-2-1-3, 4-2-1-3 किस ऑप्शन में है, तो देखिए 4-2-1-3 ऑप्शन नंबर बी में है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 34 है, निम्नलिखित में से किस बादशाह को मुगल काल के दौरान बाबुल मक्का या मक्का का द्वार कहा जाता था, कालीकट को, सूरत को, कैम्बे को या ब्रोच को। तो देखिए मुगल काल के दौरान सूरत को नो बाबुल का मक्का या मक्का का द्वार कहा जाता था, और इसलिए ऑप्शन नंबर बी क्या है, सही है। देखिए थोड़ा सा इस पर साफ नहीं दिख रहा होगा, प्रिंट थोड़ा खराब है, लेकिन क्या है, मैं बोल दे रहा हूँ, आप लोग सुन लीजिए, क्या है, सूरत। और सूरत क्यों था, तो देखिए सूरत गुजरात में स्थित एक महत्वपूर्ण बंदरगाह था, और मुगल काल के दौरान यह बंदरगाह मक्का के लिए जाने वाले तीर्थ यात्रियों के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान बिंदु था, और इसलिए इसे बाबुल मक्का का द्वार के नाम से जाना जाता है।
अगला है 35, बलबन को सर्वप्रथम किस पद पर नियुक्त किया गया था? अमीर शिकार, अमीर हाकिम या खास द्वारा उपयुक्त में से एक सदी। तो देखिए सल्तनत काल में गुलाम वंश के जो शासक था, बलबन का वास्तविक नाम था ना बहाउद्दीन था। और बलबन को सर्वप्रथम अमीर शिकार के पद पर रजिया ने सुल्तान नियुक्त किया था। किसके पद पर? अमीर शिकार। अर्थात ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है? सही है। किसने नियुक्त किया था? तो रजिया ने इसको नियुक्त किया था। किसने? रजिया सुल्तान ने, जो कि इल्तुतमिश की पुत्री भी थी और सल्तनत काल में पहले भारत की पहली तरह देखा जाए तो महिला शासिका भी थी। प्रश्न संख्या 36 कह रहा है कि अलाउद्दीन खिलजी द्वारा द्वार समुद्र की विजय के लिए किसे नियुक्त किया गया था? अल्प खान, खिजिर खान, उमर खान या मलिक काफूर। तो देखिए अलाउद्दीन खिलजी ने द्वार समुद्र की विजय के लिए मलिक काफूर को नियुक्त किया था। किसे? मलिक काफूर। था ऑप्शन नंबर डी क्या है? सही है। और मलिक काफूर के बारे में देखा जाना चाहिए, दक्षिण भारत में वारंगल के काकतीय राजवंश, देवगिरी के यादव वंश और द्वार समुद्र के होयसल वंश के खिलाफ अभियान चलाया था। अगला कि एएसआई के पहले निदेशक कौन थे? कौन? एएसआई क्या है? एएसआई के पहले निदेशक अर्थात एएसआई के पूरा नाम क्या हुआ? तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण। भारतीय पूरा हिंदी में हम लिख दे रहे हैं इसका, भारतीय पुरातत्व संरक्षण सर्वेक्षण है। ठीक है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण। और इसके जो पहले इसकी स्थापना कब हुई थी भाई? तो इसकी स्थापना देखा जाए 1861 ईस्वी में हुई थी। और इसके जो पहले अध्यक्ष थे ना सर अलेक्जेंडर कनिंघम थे। कौन? अर्थात ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, अलेक्जेंडर कनिंघम थे। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या क्या कर रहे हैं? 38। ये कह रहे हैं हर्ष का प्रधान सचिव कौन था? तो हर्ष का जो प्रधान सचिव था, ऑप्शन दे रहा है अवंती, भाटी, सिंहनाद या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो देखिए हर्षवर्धन का जो प्रधान सचिव था ना, ये भांटी था। कौन? भांडी। अर्थात ऑप्शन नंबर बी क्या है? इसमें सही है। और भांडी जो था ना हर्षवर्धन के एक विश्वसनीय और महत्वपूर्ण अधिकारी थे। और इन्होंने हर्षवर्धन के शासनकाल में महत्वपूर्ण प्रशासनिक और राजनीतिक जिम्मेदारियां निभाई थी। अगला गुप्त सम्राट जिसने हुडो को पराजित किया, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, स्कंदगुप्त या रामगुप्त। तो देखिए इसका जो सही स्कंद दिया ना स्कंदगुप्त। कुमारगुप्त प्रथम उत्तराधिकारी, उसका पुत्र कौन था? कुमारगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी स्कंदगुप्त हुआ था। और जिसका शासनकाल देखा है ना, हुडो ने सर्वप्रथम 458 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था। और हुडो ने स्कंदगुप्त ने हुडो को ही क्या किया था? पराजित किया था और उसे वापस जाने के लिए विवश कर दिया था। इसलिए ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला कह रहा है मौर्य प्रशासन में संग्रहण के अधीन कितने गांव आते थे? 100, 50 या 10। तो देखिए मौर्य प्रशासन में समानता एक संग्रहण के लिए ना लगभग 100 गांव आते थे। अर्थात ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। और संग्रहण एक प्रशासनिक इकाई थी जिसे एक अधिकारी द्वारा प्रबंधित किया जाता था। और इसका मुख्य कार्य क्या था संग्रहण का? इसका मुख्य कार्य था कि राजा के लिए राजस्व का संग्रह करना, देखा जाए तो कर की वसूली करना। ठीक है, ऑप्शन ए क्या है? सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 41। कह रहा है निम्न से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य के सम्मिलित नहीं था? अफगानिस्तान, बिहार, श्रीलंका या कलिंग। तो देखिए सिकंदर महान के समकालीन जो था ना, सिकंदर महान के समकालीन मगध शासक धनानंद था। अच्छा सॉरी उल्टा थोड़ा इसका बता दी। देखिए अशोक के साम्राज्य में ना अफगानिस्तान, बिहार और कलिंग शामिल थे। कौन? अफगानिस्तान शामिल था, कलिंग था, बिहार शामिल था। जो शामिल नहीं था वो था श्रीलंका था। ठीक है, और देखिए अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपना लिया था और सभी लोग पता है कि, और अपने साम्राज्य विस्तार करने के बजाय इसने ना धर्म प्रचार करने पर ध्यान केंद्रित किया। तो श्रीलंका इसके जो क्षेत्र अधीन में नहीं था। अगला निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? तो देखिए सिकंदर महान के समकालीन जो था ना मगध का शासक धनानंद था। कौन? धनानंद। अर्थात ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला है प्रश्न संख्या 43 अर्थात 43। निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की? गुरु अंगद देव, गुरु अर्जुन देव, गुरु नानक या गुरु गोविंद सिंह। तो देखिए सिकंदर महान सॉरी एक मिनट इसको भी हम थोड़ा देखिए सिख गुरु जो थे अंगद देव थे। सिख गुरु अंगद देव सिख धर्म के दूसरे गुरु थे। अंगद देव इसमें कहा भाई? अंगद देव ये देखिए सिख गुरु अंगद देव ये सिख धर्म के दूसरे कौन थे? ये दूसरे धर्मगुरु दूसरे गुरु थे और इन्होंने गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की थी। अर्थात ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला है बौद्ध मत की परिषदें आयोजित होती थी। तो बौद्ध मत की जो परिषदें आयोजित कब होती थी? तो महत्वपूर्ण धार्मिक विषयों को निपटाने के लिए, तो ये बिल्कुल गलत है। आपसी मिलन के लिए, ये भी गलत है। बौद्ध ग्रंथों के संकलन और विवादों के निवारण के लिए, ये सी क्या है? सही है। और डी क्या है? उपयुक्त में से एक से अधिक, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। अगला है प्रश्न संख्या 45। ये कह रहा है कि बोगज कोई महत्वपूर्ण है क्योंकि यह मध्य एशिया और तिब्बत के मध्य एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। तो ये पहला कथन क्या है? गलत है। ठीक है, उसके बाद यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवताओं में देवियों का नाम मूल्य प्राप्त होता है। बिल्कुल कथन क्या है? सही है। क्या है कि बोगज गोई से ये प्राचीन अभिलेख मध्य एशिया के बोगज गोई नामक स्थान से लगभग कब क्या था? तो 1400 ईसा पूर्व का प्राप्त हुआ था। और इस अभिलेख में देखा जाए तो आर्य जाति के देवताओं का उल्लेख है जो कि वैदिक कालीन प्रमुख देवता थे।
और इसमें इंद्र, वरुण, मित्र, नामस्थ 4 देवताओं के नाम है। इसका ऑप्शन ए बी क्या है, सही है। अगला 46 के भारत प्राचीन पुरातात्विक स्थल कालीबंगा किस राज्य में स्थित है? बिहार में, राजस्थान में, गुजरात में या महाराष्ट्र में? तो देखिए कालीबंगा जो है ना राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है और मतलब प्राचीन सभ्यता स्थल है। और इसकी खोज जो हुई थी ना अमलानंद घोष ने। एक प्रश्न पूछता है किसने खोज किया था भाई, तो किसने खोज किया था? तो अमलानंदन घोष। कौन? अमलानंदन घोष। अमलानंद घोष थे, इसकी खोज की थी। और कब किया था? तो भाई 1800 सॉरी 1800 नहीं, ये 1952 में। कब? 1952 ईस्वी में। और अगला प्रश्न है कि अच्छा ऑप्शन नंबर सी तो इसका क्या है, सही है। देखिए कालीबंगा के निकट ना पूर्व हड़प्पा और उत्तर हड़प्पा काल के अवशेष मिले हैं। और खुदाई में बंजर भूमि, अग्निवेदियां, जूते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं जो उन्नत कृषि और अनुष्ठान मतलब अनुष्ठानिक परंपरा मतलब प्रथाओं को दर्शाते थे। अगला कि सादिकपुर सिनौली निम्नलिखित में से कहा है? उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र? तो देखिए सिनौली जो है उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में स्थित एक महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल है और जहाँ 125 कब्रें मिलती हैं। जहाँ से 125 कब्र मिली था। ऑप्शन नंबर ए क्या है, सही है। और रेडियो कार्बन तथा तिथीकरण से पता चलता है ना ये कब्रें लगभग 2200 से 1800 कितना 2200 से 1800 पूर्व की हैं। कितना? 2200 से लेके 1800 सॉरी 2200 से लेके 1800 ईसा पूर्व के थे। हम 8000 लिख दिए, ठीक है। ये भी 20,000 लिख दिए, ठीक, कोई बात नहीं। आप लोग समझ लीजिए, अब मैं बोल दे रहा हूँ। ऑप्शन ए इसका क्या है, सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 49। ये कह रहा है बिहार के निम्नलिखित जिलों का आरोहित दशकीय जनसंख्या वृद्धि के अनुसार सही क्रम चुनिए है। इसमें दशकीय जनसंख्या वृद्धि सबसे ज्यादा कहाँ पर रही? तो देखिए जो सबसे ज्यादा वृद्धि रही ना ये किस राज्य में था? बिहार के आरोही और दशकीय जनसंख्या वृद्धि में देखा जाए तो किशनगंज और सबसे ज्यादा जो कहाँ था? किशनगंज था। उसके बाद मधेपुरा और जो कि किशनगंज के बाद पहले भी दे दिया है क्या? सीवान दे दिया है। तो आप लोग इसको थोड़ा अपने स्तर पे एक बार चेक कर लीजिएगा। देखिए सिवान की जो 10 की वृद्धि थी ना ये कितना था? सिवान सिवान कितना था? तो सिवान जो था आपका जो सिवान की जो 10 की वृद्धि थी ये 22.25 थी। कितना? 22.25 थी। उसी के बाद से आता है किशनगंज। तो किशनगंज की जो किशनगंज इसकी जो 10 की वृद्धि थी ना 22 दशमलव कितना था? 22.25 इसका भी था, ठीक है। अच्छा इसका सॉरी हम लोग सिवान का लिख दिए थे। किशनगंज की 10 की वृद्धि कितनी थी? ये थोड़ा हम लोग गलत लिख दिए कि नहीं सिवान का तो सही है। ये किशनगंज का था लगभग आपका 31.212 कितना 31.21% था, ठीक है। और उसके बाद मधेपुरा कितनी थी? मधेपुरा की जो 10 की वृद्धि थी 31.12%। कितना? मधेपुरा मधेपुरा कहाँ लिखा है भाई इसमें? हाँ मधेपुरा ही है 31.12% थी, ठीक है। तो खैर इसका जो सही होगा ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला कर रहा है प्रश्न संख्या ये क्या है 50। देखिए वीडियो रुक गया था, पता नहीं कहाँ तक गया होगा, लेकिन जहां तक मुझे लग रहा है कि 50 तक ही था, ठीक है। तो 50 से हम लोग आगे देखेंगे। कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान वन्य जीव अभ्यारण्य बिहार में है? पूछा है बिहार में कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य है। पहला कह रहा है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। देखिए वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान ना ये तो बिहार में है ही। और बिहार के किस जिले में? ये पश्चिमी चंपारण में है। कहाँ पे? ये पे है आपका पश्चिमी चंपारण में है। ये है आपका पश्चिमी चंपारण, ठीक है। उसके बाद कह रहा है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। तो ये क्या है? बिहार में नहीं है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान नहीं है। गजनेर वन्य जीव अभ्यारण्य ये भी बिहार में नहीं है। चौथा कर भीम बांध वन्य जीव अभ्यारण्य। तो ये क्या है? ये भी बिहार में है। और भीम क्या है? देखिए ये भीम बांध वन्य जीव अभ्यारण्य है बिहार राज्य में मुंगेर जिले में। कौन से जिले में? ये मुंगेर जिले में है। तो ये भी क्या है? सही है। और मुंगेर जिले में स्थित एक ये वन्य जीव अभ्यारण्य है। और जो ऊपर दिया ना ये गजनेर वन्य जीव अभ्यारण्य ये आपका राजस्थान में है। ये आपका राजस्थान में है। और दूसरा जो दिया है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान ये सभी लोग पता होगा ये कहाँ है? यूपी में अर्थात उत्तर प्रदेश में। तो 1 और 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। 1 और 4 किस ऑप्शन में दिया है? तो देखिए 1 और 4 से दिया ना ऑप्शन नंबर ए में दिया है, इसलिए ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 51। ये कह रहा है कि बिहार में विविध और भौगोलिक पक्षों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। तो इसका बिहार के बारे में पूछा है।
तो कह रहे बिहार में कुल सिंचित भूमि में लगभग 37% नहरों द्वारा सिंचित होती है। तो देखिए बिहार में जो कुल भूमि है ना, प्रश्न संख्या कौन सा है कि ये 51 है ना, इसका जो सही आंसर हो जाएगा, कह रहे बिहार में कुल सिंचित भूमि में लगभग 37% नहरों के द्वारा सिंचित होती है। तो ये गलत है, क्योंकि बिहार जो है मध्य गंगा के मैदानी भागों में स्थित है और ये पूर्वी भारत का एक राज्य है, सभी लोग पता होगा। बिहार में जो कुल सिंचित भूमि है ना, लगभग 31% नहरों के द्वारा होती है, अर्थात ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। 37 की जगह पर 31% होता है, ठीक है। तो देखिए एक जिस ऑप्शन में होगा ना वो तुम्हारा वैसे भी गलत हो जाएगा, अर्थात एक ऑप्शन ए में ये कैंसिल हो गया, डी में ये भी कैंसिल होगा, बचा 2 और 3। तो देखते हैं ये क्या कर रहा है। ये कह रहा है बिहार में उत्तरी गंगा मैदान 33,620 वर्ग किमी क्षेत्र में है, तो बिल्कुल सही है इसका, ठीक है। और 33,000 कुल कितना है, 620 किलोमीटर। पहला दूसरा कथन क्या है, सही है। उसके बाद कह रहा है कि किशनगंज और पश्चिमी चंपारण बिहार में सर्वोच्च वार्षिक वर्षा प्राप्त करते हैं। तो किशनगंज और पश्चिमी चंपारण, देखिए कि पश्चिमी चंपारण बिहार में सर्वोच्च मतलब, अच्छा एक मिनट, थोड़ा इसको हम लोग देखते हैं, इसमें कुछ गलत लग रहा है। तो देखिए जो दूसरा कथन दिया ना, ये क्या हो जाएगा, तीसरा जो दिया है, ये दिया है कि किशनगंज और पश्चिमी चंपारण बिहार राज्य में सर्वोच्च वार्षिक वर्षा प्राप्त करती है, ये क्या है, गलत है। किशनगंज तो सही होगा, सबसे ज्यादा वार्षिक मतलब सबसे ज्यादा वर्षा यहीं होती है, वार्षिक वर्षा। लेकिन ये पश्चिमी चंपारण है, ये गलत हो जाएगा, इसकी वजह से क्या है, गलत है। था 3 भी जिस ऑप्शन में होगा देखिए गलत है। तो ऑप्शन नंबर 1 ये तो पहले से कैंसिल था, डी कैंसिल था, बी भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद बचा सी। सी में क्या है, 2 और 4, 2 तुम्हारा सही था, ठीक है। 4 कर बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई 2.46, अच्छा मतलब 2461 है, कितना है, 2461, 2 नहीं होगा, मिसप्रिंट हो गया, 2461 किलोमीटर है, ठीक है। ये ठीक है, वो जब प्रश्न का ये प्रीवियस ईयर का प्रश्न है, जब मैं पूछा था ना, तो उस समय 2461 किलोमीटर था, लेकिन हालांकि अब तो अपडेट हुआ है, लेकिन उस समय के अकॉर्डिंग देखा जाए तो सी इसका सही आंसर होगा, 2 और 4 इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न 52 का रहा है कि देखिए कि सूची 1 जो कृषि जलवायु क्षेत्रों को, सूची 2 बिहार के प्रतिशत क्षेत्रफल से सहसंबंधित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कीजिए। एक तरफ कृषि जलवायु क्षेत्र है, दूसरी तरफ बिहार का प्रतिशत क्षेत्रफल है। तो पहला कह रहा है उत्तर पूर्वी का, उत्तर तथा उत्तर पूर्वी बिहार का मैदान, तो ये कुल कितना है, ये है आपका लगभग 1.29 प्रतिशत, सॉरी एक नहीं है, कितना है ये है आपका, यह है 29.87%, कितना है, 29.87%, अर्थात पहले का क्या है, पहला ही सुमिलित है। फिर कह रहा है दक्षिण बिहार का मैदान, तो देखिए दक्षिण बिहार का मैदान है ना, ये भी कितना है, 23.71%, ये भी सामने ही सुमिलित है। फिर कह रहा है छोटा नागपुर का पठार, तो ये भी सामने ही सुमिलित है, क्योंकि ये 26.14% ही है। और छोटा नागपुर का पठार 26.14%, और छोटा नागपुर की पहाड़ियां ये क्या है, 20.28%, अर्थात चारों के चारों कथन क्या है, सही है। इसलिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, इसलिए ऑप्शन नंबर बी क्या है, सही है। अगला है प्रश्न संख्या 53, कह रहे बिहार के भौतिक विभागों में आप निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं करेंगे। एक है छोटा नागपुर पठार, उत्तरी गंगा मैदान, दक्षिणी गंगा मैदान और पूर्वी गंगा मैदान। तो देखिए बिहार के भौतिक विभागों मतलब विभागों में देखा जाए, भौतिक विभाजन, विभाग नहीं भौतिक विभाजन होना चाहिए। तो भौतिक विभाजनों में देखा जाए ना, एक तो है छोटा नागपुर का पठार है, उत्तरी गंगा मैदान भी है, दक्षिणी गंगा मैदान है, लेकिन पूर्वी गंगा मैदान नहीं है, ठीक है। पूर्वी गंगा मैदान संबंधित क्षेत्र इससे नहीं आता है, और इसलिए भौतिक विभाजन में देखा जाए तो ये सम्मिलित नहीं, इसलिए ऑप्शन डी क्या है, सही है। अगला है प्रश्न संख्या 54, कह रहा है कि गैर कृषि गतिविधियों में बिहार की अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र पुरुष श्रमिकों को अधिकतम रोजगार प्रदान करता है। गैर कृषि गतिविधियों में, मतलब कृषि गतिविधियों में नहीं पूछ रहा है, सबसे ज्यादा तो कृषि गतिविधियों में है, लेकिन गैर कृषि गतिविधियों में पूछा है कि बिहार की अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र पुरुष श्रमिकों को अधिकतम रोजगार प्रदान करता है। एक तो निर्माण, दूसरा उत्पादन और थोक और खुदरा व्यापार, या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना, निर्माण में होगा, अर्थात ऑप्शन नंबर ए जो सही हो जाएगा। देखिए बिहार की अर्थव्यवस्था में गैर कृषि गतिविधियों में निर्माण क्षेत्र में पुरुष श्रमिकों के लिए सबसे अधिक रोजगार का स्रोत है। तो ये ऑप्शन ए क्या है, सही है। अगला है प्रश्न संख्या 55, ये कह रहा है कि बिहार सरकार ने अगस्त 2018 में एक नई योजना सतत जीविकोपार्जन योजना शुरू की। इस योजना का उद्देश्य क्या है भाई, तो युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देना, और ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय निकायों के माध्यम से रोजगार प्रदान करना, या अत्याधिक गरीब परिवारों को सतत आय का सृजन करने वाली परिसंपत्ति प्रदान करना। तो देखिए 2018 में जो शुरू किया गया था सतत जीविकोपार्जन योजना,
इसका उद्देश्य था ना कि गरीब परिवारों को सतत आय के स्रोत वाले परिसंपत्तियां प्रदान करना और बेरोजगारी को कम करना, और इसमें युवा लोगों को ना प्रशिक्षण और स्थानीय रोजगार उपलब्ध कराना था। इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है? अच्छा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, क्योंकि बी भी सही है, सी भी सही है, और युवाओं को बेरोजगारों को भत्ता देना, नहीं भत्ता तो नहीं था लेकिन बी और सी था, इसलिए डी इसका सही हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या ये 55। यदि किसी वस्तु का वेग दुगुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? और देखिए आप सभी लोग जानते होंगे काइनेटिक एनर्जी की जो फार्मूला होता है, गतिज एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, कितना होता है? हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, और पूछा क्या है, कह रहा है कि कहता है गतिज ऊर्जा जो भी स्क्वायर है, मतलब इसको दोगुना कर दिया जाए तो मतलब कितना, मतलब हाँ, वेग को दोगुना कर दिया जाए। ठीक है, वेग को दोगुना कर देंगे तो कितना, मतलब गतिज ऊर्जा हो जाएगी। तो वेग को दोगुना करेंगे ना तो यहाँ स्क्वायर करना पड़ेगा, तो ये 4 गुना हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका सही है। ठीक है, देखिए किसी वस्तु का वेग और दोगुना कर दिया जाए ना तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी होती है? 4 गुना हो जाए। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी क्या है सही है। अगला है प्रश्न संख्या 57। ये कह रहा है कि कार का एक पहिया जो सड़क पर चल रहा है, सबसे ज्यादा इसमें क्या लगता है? तो देखिए सबसे ज्यादा जो ना कार का पहिया जो सड़क पर घूम रहा है उसमें सबसे अधिक जो लगता है ना घर्षण होता है। क्या होता है? घर्षण। सबसे ज्यादा इस कौन सा होता है? घर्षण होता है, और जो इसे स्थिरता प्रदान करता है, और उसके बाद से अच्छा सबसे अधिक स्थैतिक घर्षण आता है। ठीक है, सबसे अधिक स्थैतिक घर्षण, पहले स्थैतिक घर्षण आएगा, उसके बाद से क्या आएगा? यह स्थैतिक घर्षण। ठीक है, उसके बाद क्या आता है? उसके बाद आता है आपका स्थैतिक घर्षण के बाद से गतिज घर्षण आता है। इसके इसके बाद से गतिज घर्षण आता है, स्थैतिक के बाद से गतिज घर्षण। तो देखिए किस ऑप्शन में स्थैतिक घर्षण है, उसके बाद से गतिज घर्षण है, तो ऑप्शन नंबर बी में देखिए स्थैतिक है, उसके बाद गतिज है, उसके बाद आता है रोलिंग घर्षण, अर्थात ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला है स्वतंत्र रूप से पृथ्वी की ओर गिरती हुई निकाय की कुल ऊर्जा क्या होती है? घटती है, बढ़ती है या स्थिर रहती है? तो देखिए स्वतंत्र रूप से पृथ्वी की ओर गिरती हुई किसी निकाय की ना कुल ऊर्जा नियत रहती है, और यह नियत क्यों रहती है? क्योंकि देखिए यह गतिज ऊर्जा और स्थित ऊर्जा की योग के बराबर होती है, और ऊर्जा के संरक्षण नियम के मुताबिक आप सभी लोग जानते हैं कि ऊर्जा को न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। जब कोई वस्तु विश्रांति अवस्था में होती है तो उसे स्थिति ऊर्जा में, मतलब उसमें अधिकतम क्या होता है? स्थितिज ऊर्जा होता है, और जब गति में होता है तो गतिज ऊर्जा, मतलब जब स्थिति स्थिति क्या बोलते हैं भाई, जब मतलब स्थिति में होती है तो स्थिति ऊर्जा सबसे ज्यादा होती है और उसमें गतिज ऊर्जा शून्य होती है। और जब कोई वहीं जब कोई वस्तु जो है जमीन से टकराने वाली होती है ना तो उसकी गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है और स्थिति ऊर्जा शून्य होती है, इसलिए स्थिर रहती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। 59 का कह रहा है कि मानव कान का कौन सा भाग बाहरी स्रोत से आने वाली ध्वनि की प्रतिक्रिया में कंपन करता है? कान की झिल्ली, बाहरी कान, कोकलीवा या उपयुक्त में से एक से अधिक? तो देखिए कान की झिल्ली ना बाहरी स्रोत से आने वाली ध्वनि तरंगों की प्रतिक्रिया में कंपन करती है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। और ये कंपन ध्वनि के मध्य कान की हड्डियों तक पहुंचाता है, जो ध्वनि को सुनाव के लिए आगे कोकलीवा में स्थानित करता है। इन खैर जिसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 60। ये कह रहा है जब डीसी को 60 कह रहा है कि जब डीसी मोटर की गति बढ़ती है तो आर्मेचर में विद्युत प्रवाह क्या होता है? कम हो जाती है, बढ़ती है, वही रहती है, उपयुक्त में से एक से अधिक? तो देखिए डीसी मोटर की गति बढ़ने पर ना, डीसी मोटर की गति बढ़ने पर आर्मेचर से विद्युत प्रवाह क्या होता है? कम हो जाता है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मोटर की गति बढ़ने पर आर्मेचर जो कंडक्टर है फ्लक्स को काटते हुए इसमें एक उत्पन्न वोल्टेज बनाता है, और जो आर्मेचर करंट के प्रवाह को सीमित करता है, इसलिए ऑप्शन ई इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। 61 का है कि एक सीधे विद्युत धारावाही चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं, किस प्रकार की होती हैं भाई? तो अनेक बिंदु, समानांतर रेखाएं या संकेंद्रित बिंदु? तो देखिए एक सीधे विद्युत धारावाही चालक के चारों ओर ना चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो होती हैं संकेंद्रित बिंदु वृत्त होती हैं, संकेंद्रित वृत्त, अर्थात ऑप्शन सी क्या है? सही है। 62 का निम्नलिखित में से कौन सा ठोस विलयन का उदाहरण है? नाइट्रोजन गैस में कपूर, ठोस विलयन, कौन सा ठोस विलयन का उदाहरण है? पानी में घुली हुई ऑक्सीजन, पैलेडियम में हाइड्रोजन या उपयुक्त में से एक से अधिक? तो देखिए ठोस विलयन वो है ना जहाँ ठोस में किसी अन्य तत्व या गैस को घोल दिया जाता है, या पहले, और ये देखा जाए तो ये पैलेडियम में हाइड्रोजन ठोस विलयन के मतलब पैलेडियम में हाइड्रोजन ठोस विलयन है, क्योंकि हाइड्रोजन पैलेडियम के ठोस में घुली होती है, और इसलिए ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 63। ये कह रहा है कि सल्फर की परमाणुता क्या होती है? एक परमाणु, द्विपरमाणु, टेट्रा परमाणु या उपयुक्त में से एक से अधिक? तो देखिए सल्फर जिसे गंधक भी समानता कहा जाता है, ये द्विपरमाणु होता है। किस द्विपरमाणु का? ऑप्शन बी किसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चौथा प्रश्न 64 का है नेफ्थलीन तथा बालू के मिश्रण को ऊर्ध्वापातन द्वारा
मतलब इसका ऊर्ध्वापातन द्वारा पृथक होता है, किसका, मात्र ऑक्सीडेशन द्वारा, मात्र रिडक्शन द्वारा, एस्ट्रिफिकेशन द्वारा, या ऑक्सीडेशन तथा रिडक्शन के द्वारा। तो देखिए नेफ्थलीन और बालू के मिश्रण को ऊर्ध्वापातन की विधि द्वारा पृथक किया जाता है। और ऊर्ध्वापातन क्या है, आप सब लोग पता है, एक भौतिक प्रक्रिया जिसमें कोई ठोस पदार्थ गर्म करने पर बिना द्रव अवस्था में परिवर्तन हुए सीधे वाष्प में क्या होता है, परिवर्तित हो जाता है, और ठंडा करने पर पुनः ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। देखिए नेफ्थलीन जो है ना ऊर्ध्वापातित होता है, जबकि बालू नहीं होता है। तो दिए गए विकल्प जो दिया है ना, इसमें ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और एस्ट्रिफिकेशन रासायनिक प्रक्रियाएं इसमें तीनों मतलब दोनों के दोनों होती हैं, ऑक्सीडेशन तथा रिडक्शन। और ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कर रहा है 65, कह रहा है कि आवर्त सारणी में गैसीय तत्व कहाँ पाए जाते हैं, बाएं कोने में नीचे की ओर, दाएं कोने में ऊपर की ओर, दाएं कोने में नीचे की ओर, या मध्य भाग में। तो देखिए इसमें कह रहा है कि 65 है ना, देखिए आवर्त सारणी में अधिकांश जो गैसीय तत्व है ना, ये दाहिनी और ऊपरी भाग में पाए जाते हैं, किसमें, दाहिनी और ऊपरी भाग में, इसलिए ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला कह रहा है 66, निम्नलिखित में कौन सी धातु नहीं है, Hg, Mg, Pb या P। तो देखिए इसमें जो दिया है फास्फोरस जो है पी, ये पी से किससे निरूपित करते हैं, फास्फोरस, ये एक धातु नहीं है बल्कि क्या है, ये अधातु है, क्या है, ये अधातु, ठीक है। बाकी जो Hg है, जिसे जिसे हम लोग मरकरी भी कहते हैं, ये क्या है, धातु के अंतर्गत आता है। Mg जो कि मैग्नीशियम है, ये भी मैग्नीशियम में भी धातु के अंतर्गत आता है। और पीबी क्या है, तो पीबी आप सभी लोग पता होगा कि लेड है, ठीक है, पीबी क्या है, लेड, इसलिए ऑप्शन बी डी इसका क्या है, सही है। अगला है 67 की प्राकृतिक रबर किसकी बहुलक है, तो आइसोप्रीन का, स्टाइरिन का, विनाइल एस्टेट का, या उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो देखिए प्राकृतिक रबर जो है ना, एक प्राकृतिक बहुलक है, और ये आइसोप्रीन किसका, तो आइसोप्रीन का क्या है, एक बहुलक है। और आइसोप्रीन का सूत्र आप सभी लोग पता ही होगा, C5H8 होता है, C5H8 होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए के इसका क्या है, सही है। देखिए अगला प्रश्न कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया दबाव में से प्रभावित नहीं होती है, 2Na2 जो गैसीय अवस्था में N2O4, CO2 या H2O या H2CO3। तो इसका जो सही आंसर होगा ना, ये ऑप्शन सी होगा, H2 जो गैसीय अवस्था में, I2 गैसीय अवस्था में, और ये 2HI अर्थात गैसीय अवस्था में। ये क्या होता है, इस पे अब इस अभिक्रिया पे दबाव पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। बाकी सभी जितने फार्मूले जो दिए हैं, वो जो रासायनिक सूत्र के जो रिएक्शन दिए हैं, इन सभी पे दबाव का प्रभाव पड़ता है। तो ऑप्शन सी क्या है, सही है। उसके बाद करें ईस्ट के द्वारा शर्करा का एल्कोहल में परिवर्तन क्या कहलाता है, किण्वन, पाश्चीकरण, एल्कोहलियम, या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो देखिए ईस्ट द्वारा शर्करा का जो एल्कोहल में परिवर्तन होता है ना, ये किण्वन कहलाता है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए क्या है, सही है। अगला है प्रश्न संख्या 70, कह रहा है किसमें केंद्रक झिल्ली नहीं होती है, स्लिम गोल्ड में, मोनेरा में, कवक में, या प्रोटिस्टा में। तो देखिए मोनेरा की कोशिका जो है ना, इसमें जो दिया है, मोनेरा की कोशिका भित्ति काइटिन और पॉलीसेक्राइड से बनी होती है, ठीक है, और इसमें केंद्रक झिल्ली नहीं होती, इसलिए ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, हमारा सही हो जाएगा। अगला कह रहा है मनुष्य में होता है क्या, नर होमोगैमेटिक, मादा होमोगैमेटिक, या मादा हेट्रोगैमेटिक, या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो देखिए मनुष्यों में एक लिंग गुणसूत्रों का एक जोड़ा होता है, जिसमें पुरुष होमोगैटिक, मतलब जिसमें एक्स वाई, और महिलाओं में जो गुणसूत्र होता है एक्स एक्स होता है, इसलिए पुरुष नर होमोगैटिक होते हैं, इसलिए ऑप्शन ई डी इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। देखिए पुरुष में नर होमोगैटिक होता है और महिला में मादा होमोगैटिक होता है। तो इसका जहां तक मुझे लग रहा है ना, खैर आप लोग देख लीजिएगा, इसमें जो इसका जो सही आंसर दिया है, उपयुक्त में से एक से अधिक दिया है, ठीक है। तो जहां तक मुझे लग रहा है कि नर होमोगैमेटिक होना चाहिए, लेकिन ऑप्शन आंसर जो दिया है डी दिया है, तो इसको आप लोग अपने स्तर पे एक बार चेक कर लीजिएगा। अगला हम लोग देखते हैं निम्न प्राणियों में कौन रोडेंट है, मेढक, छिपकली, चूहा, या सर्प। तो देखिए देखिए कृंतक जिसे रोडेंट कहते हैं, कृतक को क्या कहते हैं, रोडेंट किसको नाम से जाना जाता है, कृतंक, हिंदी में देखा जाए ना तो इसको कृतंक भी कहा जाता है, कृतंक। ये क्या होता है ना कि ये स्तनधारी एक विविध समूह वाला है, जिसमें चूहे, मतलब कुतरने वाले स्तनधारियों का एक विविध समूह है, जिसमें चूहे, एक तो ऑप्शन सी में दिया है। चूहे के अंतर्गत और कौन आता है, गिलहरी आता है, चूहा, गिलहरी, और बीवर, क्या है, और बीवर, बीवर जैसे जानवर आते हैं। लेकिन इसमें मेढक नहीं है, छिपकली नहीं है, सर्प नहीं, इसलिए सही आंसर होगा चूहा। था ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है, सही है। अगला है 73, ये कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा जंतु कोडेंट है, कोड्रेट है,
कोर्डेट, ठीक है। निम्न में कौन सा जंतु कोर्डेट है? जेली फिश, सिल्वर फिश, इलेक्ट्रिक फिश या फिश लाउस? तो देखिए इलेक्ट्रिक फिश है ना, ये जो विद्युत मीन मछली भी कहा जाता है, ये वास्तविक मछली है। और ये जो कार्डेटा संघ के करेस्कु कशेरुकी वर्टिब्रेटा उपसंघ के अंतर्गत आता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला 74 का निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, पूछा इसमें। कह रहा है कि लिए लिसी में कुछ पौधे भूमिगत भाग होते हैं, तो ये कथन क्या है? बिल्कुल सही है। लिए लिसी में कुछ पौधे जो होते हैं ना भूमिगत भाग में होते हैं, बिल्कुल सही है। और तो हमारा आंसर ये नहीं होगा क्योंकि पूछा कौन? गलत है। मालवेसी में रेशा देने वाले पौधे पाए जाते हैं, ये भी कथन क्या है? गलत है। सॉरी सही है, तो आंसर हमारा ये भी नहीं होगा। अगला कह रहा है कंपोजिट में बड़े फूल और बीज वाले पेड़ पाए जाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है? गलत है। कंपोजिट में बड़े फूल और बीज वाले पेड़ नहीं पाए जाते हैं, और इस परिवार में आमतौर पर छोटे फूल वाले पौधे होते हैं जो समूह में पाए जाते हैं, जैसे कि सूरजमुखी, डेंडियल, इसलिए ये क्या है? कथन गलत है, इसलिए ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 75, 75। थोड़ा स्पष्ट नहीं दिख रहा होगा लेकिन मैं बोल दे रहा हूँ। कह रहा है कि आदमी के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? ये सभी लोगों को पता हो कि मानव हृदय में 4 का चैम्बर होते हैं। कितने? 4 होते हैं। अर्थात ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। 2 आलिंद और 2 नीले होते हैं। अगला 76 का रहा है 76, निम्न में से कौन जीव के स्वाद नहीं है? मीठा, कड़वा, नमकीन, मसालेदार, उगामी, खट्टा या तीखा? तो देखिए मानव जीवा ना 5 आधारभूत स्वादों को पहचानता है। एक तो मीठा हो जाएगा, तो ये आंसर होगा नहीं। उसके बाद क्या है? कड़वा, ये भी हमारा कड़वा ये भी पहचानता है, ये भी नहीं आंसर होगा, क्योंकि पूछा है कि कौन जीव के स्वाद का नहीं है, ठीक है। उसके बाद खट्टा, तो ये भी है। और एक आता है क्या? उमादी, उमामी, क्या लिखा है? हाँ उमामी, ये भी है। 4 हो गया। एक और होता है मसालेदार। 1 मिनट। हाँ उमामी, लेकिन देखिए मसालेदार जो है ना 4, और क्या है ये? मसालेदार और तीखा, जो कि 7वां दिया। मसालेदार और तीखा जो है वास्तविक स्वाद नहीं। ये संवेदनाएं मुख्यतः ना ट्राइजेन, एक होता है ट्राइजेमिनल तंत्रिका, ये किसके माध्यम से महसूस महसूस होता है? ट्राइजेमिनल तंत्रिका के माध्यम से महसूस होता है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा 4 और 7, और 4 और 7 ऑप्शन सी में दिया, इसलिए ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला कह रहा है कि मानव की श्वसन प्रणाली के हिस्से होते हैं लार, पेट, नाक, फेफड़े, काइम, एमाइलम, लार, पित्त। तो देखिए मानव श्वसन के जो प्रणाली के जो हिस्से होते हैं, नाक होता है और फेफड़ा होता है। और मानव श्वसन प्रणाली का मुख्य कार्य आप सभी लोग पता हो कि ऑक्सीजन लेना होता है और कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग बाहर निकालते हैं, और इस प्रक्रिया में ना नाक और फेफड़े सबसे महत्वपूर्ण अंग होते हैं। नाक हवा के लिए प्रवेश द्वार पर काम करता है, और जहाँ हवा साफ और नम होती है, फेफड़े में गैस जैसे कि ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड का होता है, ऑक्सीजन का आदान प्रदान का होता है, फेफड़े में होता है। तो इसलिए ऑप्शन बी क्या है? सही है इसका। अगला है प्रश्न संख्या 78। ये कह रहा है कि किसी व्यक्ति का रक्त समूह किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? तो हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के, तो ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। और उसके बाद कह रहा है कि डब्ल्यूबीसी और आरबीसी का संयोजन, तो ये भी नहीं होगा। आरबीसी का आकार, ये भी नहीं होगा। अर्थात उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। इसका सही आंसर होगा डी होगा। देखिए किसी व्यक्ति का रक्त समूह जो ना उसकी लाल रक्त कणिकाओं की सतह पर उपस्थित या अनुपस्थित विशिष्ट वंशानुगत, जिसे एंटीजन भी बोला जाता है, उसके द्वारा, किसके द्वारा? एंटीजन, एंटीजन आरबीसी पे जो होता है एंटीजन, उसके द्वारा निर्धारित होता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर इसमें कोई नहीं दिया है, तो इसलिए ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। 79 का रहा है कि अंतःस्रावी ग्रंथियों के निम्न में से, अंतःस्रावी ग्रंथियों के निम्न में से क्या स्रावित होता है? पेप्सिन, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, लार या हार्मोन? तो देखिए अंतःस्रावी ग्रंथि या जो होती है ये नलिका विहीन होती हैं, और ये ग्रंथि अपने स्राव को किसी नली के माध्यम से नहीं छोड़ती हैं, ठीक है। और ये ग्रंथियां हार्मोन नामक रासायनिक पदार्थ को बनाती हैं। अर्थात ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? इसका सही हो जाएगा। अगला है भेड़ के एंथ्रेक्स होने के कारण क्या है? फंजाई, बैक्टीरिया, एल्गी या वायरस? तो भेड़ के एंथ्रेक्स होने के जो मुख्य कारण है ना, बैक्टीरिया है। क्या है? बैक्टीरिया। देखिए भेड़ के एंथ्रेक्स होने का कारण क्या होता है? एंथ्रेक्स बैक्टीरिया ही होता है, और ये बैक्टीरिया जो है संक्रमित जानवरों से मानव में भी फैल सकता है। एंथ्रेक्स होता क्या है? देखिए ये एक संक्रामक रोग है। क्या है ये? एक संक्रामक रोग है ये। और इसमें क्या होता है ना, जीवाणु बीमारी को प्लीहा ज्वर भी कहते हैं, और ये बीमारी एक दुर्लभ लेकिन गंभीर बीमारी होती है। तो ऑप्शन बी इसका क्या है? सही है। देखिए इसमें जो अगला कह रहा है ना, अगला प्रश्न की क्या से नीचे के जोड़ों में से कौन सा जोड़ा असंगत है? एक कह रहा है इंसेफ्लाइटिस मस्तिष्क, मतलब किस बीमारी से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो इंसेफ्लाइटिस मस्तिष्क बिल्कुल सही है। शोध से, मलाशय, ये भी क्या है? सही है। हेपेटाइटिस से क्या होता है? यकृत जो कि लीवर होता है ये प्रभावित होता है। पीलिया से गला, तो देखिए पीलिया से ना गला प्रभावित नहीं होता है, ठीक है। पीलिया से
ये जोड़ा देखिए, पीलिया गले का रोग नहीं है बल्कि एक लक्षण है जो यकृत की खराबी के कारण होता है। और इसमें रक्त में क्या होता है ना कि एक रक्त में एक होता है पदार्थ बिलिरुबिन नामक पीले पदार्थ की मात्रा बढ़ जाती है। किसका? इसको हम लोग लिख ही देते हैं, ठीक है, बिलिरुबिन। बिलिरुबिन, ठीक है, इसकी मात्रा बढ़ जाती है। नाम मतलब ये पीले रंग का होता है और इसकी मात्रा बढ़ जाती है, जिससे त्वचा और आंखों का क्या होता है, सफेद भाग पीला पड़ जाता है, ठीक है। तो और इसका जो संबंध होता है ना, यकृत से ही होता है। किससे? यकृत से ही होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, असंगत है। अगला 82, पौधों की समांतर वृद्धि में निम्न में से किस तत्व की आवश्यकता नहीं पड़ती है? तो देखिए, पौधों की लंबाई में वृद्धि के लिए तो इसमें दिया Fe, Mg, Pb या कैल्शियम। तो देखिए, पौधों की लंबाई में वृद्धि के लिए ना सोडियम और लेड, जो Pb क्या है, Pb को पता होगा, लेड ही कहा जाता है। लंबाई की वृद्धि के लिए लेड और सोडियम का आवश्यक तत्व ये है, और ये अनिवार्य पोषक तत्व मतलब नहीं माने जाते हैं, ठीक है। ये अनिवार्य पोषक तत्व नहीं माने जाते, इसलिए ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो देखिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर बी होगा। पौधों की सामान्यतः वृद्धि में निम्न में से किस तत्व की आवश्यकता नहीं पड़ती है? तो देखिए, पौधों की जो वृद्धि में ना, हम थोड़ा शुरू में उल्टा बोल दिए थे। ये पौधे के निर्माण वृद्धि के लिए ये पीबी जो है, जिसे लेड है, और सोडियम एक और तत्व होता है सोडियम, ठीक है, इसकी आवश्यकता क्या होता है, नहीं पड़ती है, ठीक है। इसलिए ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बाकी देखिए, ये अनिवार्य पोषक तत्वों के अंतर्गत नहीं माना जाता है, और बाकी जो है नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम पौधों के लिए अनिवार्य बृहद पोषक तत्व माने जाते हैं। अगला है 83 कि पौधों के समांतर वृद्धि में निम्न में से पौधों के समांतर वृद्धि में से निम्न में से किस तत्व की आवश्यकता नहीं पड़ती है? Fe, Mg। अच्छा, ये दो जगह प्रश्न दे दिया क्या? अच्छा, एक ही प्रश्न दो जगह दे दिया है, ठीक है, कोई बात नहीं। और इसका इसका भी जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी ही हो जाएगा, ठीक है, कोई बात नहीं। अगला देखते हैं प्रश्न 84। ये कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण उत्पन्न करने के लिए किस प्रकार के प्रकाश प्रभावी होता है? नीले और लाल, पराबैंगनी और नीले, हरे और पीले, नीले और हरे रंग। तो इसका जो सही आंसर होगा ना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए, पौधों में मौजूद क्लोरोफिल के वर्धक जो होते हैं ना, हरे रंग का होता है, और ये कारण क्या है कि ये हरे प्रकाश को परावर्तित करता है, और लाल तथा नीले प्रकाश को सबसे अधिक क्या करता है, अवशोषित करता है। तो देखिए, चूंकि थोड़ा सा नीले प्रकाश में भी यह प्रक्रिया बहुत प्रभावी होती है, लेकिन प्रकाश संश्लेषण की जो दर देखा जाए ना, ये लाल में, और मतलब लाल में सबसे अधिक होता है, ठीक है, और उसके बाद किसमें, नीले में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है, सही है। 85 का निषेचन के पश्चात बीजांड से एक कठोर आवरण विकसित होता है, तथा यह किसमें विकसित होता है? पल्प में, बीज में, फल में या झिल्ली में? तो देखिए, मादा के जो अंडाणु और नर के जो शुक्राणु मिलकर एकाकार हो जाते हैं और नए जीवन का ये सृजन करते हैं, और इसे इसे ही आप लोग पता है निषेचन कहते हैं। और निषेचन के पश्चात ही बीजांड से एक कठोर आवरण विकसित होता है तथा यह बीज में विकसित होता है। किसमें? बीज में, अर्थात ऑप्शन नंबर बी क्या है, इसका सही है। अगला प्रश्न है 86। निम्न में से कौन सा जीवाणु विनाइट्रीकरण प्रक्रिया में भाग लेता है? राइजोबियम, स्पोडोमानस, एजोटोबैक्टर या नाइट्रोबैक्टर? तो देखिए, स्पोडोमानस एक जीवाणु है जो विनाइट्रीकरण की प्रक्रिया में भाग लेता है, अर्थात ऑप्शन नंबर 20 का क्या है, सही है। और ये मिट्टी में मौजूद नाइट्रेट, जो नाइट्रेट क्या होता है, ये होता है NO3, नाइट्रेट को वापस गैसीय नाइट्रोजन, जिसके अर्थात N2 में परिवर्तित करता है, और इसमें परिवर्तित कर वायुमंडल में क्या करता है, लौटा देता है। और ये प्रक्रिया ना ऑक्सीजन की कमी वाली अवायु जो मिट्टी में होती है, और ये नाइट्रोजन चक्र का एक महत्वपूर्ण उदाहरण भी है, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन बी क्या है, सही है। अगला है छड़नुमा जीवाणु क्या कहलाते हैं? बेसिलस, काकस, बायोब्रियो या उपयुक्त में से एक से अधिक? तो देखिए, जो छड़नुमा जीवाणु होते हैं, छड़नुमा जो जीवाणु को ना बेसिलस कहा जाता है। क्या कहता है? बेसिलस, ऑप्शन ए क्या है, सही है। और इन जीवाणुओं का आकार लंबवत छड़ की तरह होता है, और ये बैक्टीरिया बड़े पैमाने पर मृदा और पानी में पाए जाते हैं, और ये विभिन्न प्रकार की ना बीमारियों के क्या होते हैं, कारण बनते हैं। तो ऑप्शन ए इसका क्या है, सही है। अगला प्रश्न है 88। करेक्ट, भारतीय नौसेना का कौन सा जहाज मालदीव राष्ट्रीय रक्षा बल के साथ संयुक्त मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास में भाग लेने के लिए क्या करे, माफिला फूसी एटोल पहुंचा? INS विक्रांत, INS विक्रमादित्य, INS शारदा या INS दिल्ली? तो देखिए, भारत और मालदीव ने 4 से 10 मई 2025 तक, कब, तो 4 से 10 मई 2025 को एक तक मालदीव के माफिला फूसी एटोल में मानवीय सहायता और आपदा राहत मतलब अभ्यास आयोजित कर अपने रक्षा संबंधी संबंधों क्या किया, मजबूत किया, ठीक है। और इसमें INS शारदा ने भाग लिया। कौन? INS शारदा, अर्थात ऑप्शन नंबर सी क्या इसका सही है। अगला 89 की पारदर्शिता बढ़ाने के प्रयास में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में कितने सेवारत न्यायाधीशों को संपत्ति का खुलासा किया? कितने? तो देखिए, भारत के सर्वोच्च न्यायालय
इसमें ऑप्शन दे रहते हैं 30, 21, 5 या 12। तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना की सेवानिवृत्ति के पहले अपने 21 सेवारत न्यायाधीशों की संपत्ति का खुलासा किया। कितने? 21। ऑप्शन बी क्या है इसका सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, ये कह रहा है प्रश्न संख्या 90, कह रहा है कि बिहार की कोसी मोची अंतर्राज्यीय जल संपर्क परियोजना को केंद्र सरकार की किस प्रमुख योजना के तहत शामिल करने की अनुमति मिली है? तो इसको जो मिला है अनुमति, ये प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना अर्थात त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के तहत इसको मतलब इसको अनुमति दिया गया है। अगला है प्रश्न संख्या 91 कि लापू लापू दिवस जो प्रतिवर्ष 27 अप्रैल को मनाया जाता है, मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किसकी स्मृति और वीरता का सम्मान करने के लिए मनाया जाता है? तो जोस रिजाल एक फिलिपीन राष्ट्रवादी लेखक, दासू, अच्छा सीधे हम लोग इसका आंसर देख लेते हैं। देखिए हर साल ना 27 अप्रैल को मनाया जाने वाला ये लापू लापू दिवस जो ना, ये फिलीपींस के पूर्व औपनिवेशिक नेता कौन थे? तो दातू लेम्पू, लेम्पू के अदम्य साहस और वीरता का प्रतीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। पूर्व औपनिवेशिक फिलीपीन नेता जिन्होंने फर्डिनेंड मैगनल को हराया था, और इन्होंने ना विशेष रूप से 1521 में, 1500 कब? तो 1521 में, 1521 ईस्वी में मैगटान की ऐतिहासिक लड़ाई को याद दिलाता है, जहां लेपू लेपू ने स्पेनिश खोजकर्ता फर्डिनेंड को मैगलन को पराजित कर मार डाला था। और यह दिवस न सिर्फ एक जीत का जश्न नहीं है, बल्कि ये फिलीपीन प्रतिरोध की भावना की स्वतंत्रता के लिए उनकी अनवरत लड़ाई का प्रतीक भी माना जाता है, इसलिए ऑप्शन बी क्या इसका सही है। अगला है 92, कह रहा है कि हाल ही में मुंबई में आयोजित WABES 2025 शिखर सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो देखिए WABES 2025 का शिखर सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य था भारत को डिजिटल कंटेंट, जो बी में दिया है, भारत को डिजिटल कंटेंट, एनिमेशन, गेमिंग और सिनेमा कला का अगला वैश्विक केंद्र बनाना। अगर ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला है 93 कह रहा है बुड़ोफा उपेंद्र नाथ ब्रह्मा, जिनका 1 मई 2025 को भारत सरकार द्वारा नई दिल्ली में उनकी प्रतिमा का अनावरण किया गया, मुख्य रूप से किस क्षेत्र में उनके योगदान के लिए? तो उनके योगदान के लिए दिया जाता है, तो ये दिया जाता है आपका ये इसका जो सही आंसर हो जाएगा। देखिए बुड़ोफा उपेंद्र नाथ बोडो समुदाय के एक सम्मानित नेता थे, ठीक है, किसके? बोडो समुदाय के। देखिए ये किससे थे? ये बोडो समुदाय से थे। एक मिनट, हाँ, ये जो थे बोडो समुदाय, ये बोडो समुदाय से थे, ठीक है। और इन्होंने ना मुख्य रूप से जनजातीय पहचान, अधिकारों और सांस्कृतिक संरक्षण के लिए उनके अहिंसात्मक संघर्ष के लिए व्यापक रूप से इन्हें जाना जाता है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, जनजातीय पहचान, अधिकार और सांस्कृतिक संरक्षण के लिए अहिंसात्मक संघर्ष। अगला प्रश्न है 94, ये कह रहा है कि नॉर्वे शतरंज 2025 टूर्नामेंट में किसने विश्व शतरंज चैंपियंस मैग्नस कार्लसन को हराया था? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन में देखते हैं हम लोग। ये कह रहा है कि फेबियानो कारुआना, हिकारू नाकामुरा या डी गुकेश या अर्जुन एरेमैसी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या? ऑप्शन सी। देखिए भारतीय ग्रैंड मास्टर जैसे डी गुकेश हैं, ये नॉर्वे शतरंज 2025 टूर्नामेंट में विश्व शतरंज चैंपियंस मैग्नस कार्लसन को हराकर एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की थी, और इसलिए ऑप्शन सी का क्या है? सही है। अगला है 95 प्रश्न कि किस ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट स्टार ने हाल ही में एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय ओडीआई क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की? डेविड वार्नर या स्टीव स्मिथ या ग्लेन मैक्सवेल या मार्कस स्टैनिस। तो देखिए ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट के एक तरह से देखा जाए तो हरफ हरफन मौला, मतलब एक तरह से ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट के जो खिलाड़ी ये थे ग्लेन मैक्सवेल, इन्होंने 2 जून 2025 को, कब? 2 जून 2025 को ना एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय अर्थात ओडीआई क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की थी। अर्थात ऑप्शन सी क्या है? सही है। 96 का 96 वर्ल्ड बॉक्सिंग कप में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय महिला मुक्केबाज में से कौन शामिल है? तो प्रश्न संख्या कौन सा? 96 है ना। तो देखिए वर्ल्ड बॉक्सिंग कप भारतीय मुक्केबाज में देखा जाना तो कुल 11 पदक जीतकर शानदार प्रदर्शन किया। इनमें कौन कौन शामिल है? इनमें है जैस्मिन लोबोरिया, जैस्मिन लोबोरिया है, और कौन है? साक्षी भी है, और कौन है? नूपुर है। कौन है? नूपुर। अर्थात ऑप्शन 20 का क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, जैस्मिन लोबोरिया, साक्षी और नूपुर। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 97, ये कह रहा है कि राजस्थान सरकार द्वारा संचालित गाड़िया लुहार अनुदान योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मुफ्त आवास प्रदान करना, बच्चों को छात्रवृत्ति देना, कच्चा माल खरीदने हेतु वित्तीय सहायता देना है, मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करना। तो देखिए गाड़िया लुहार अनुदान योजना है राजस्थान के सामाजिक न्याय मतलब सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित होता है, और इसका उद्देश्य मुख्य होता है ना गाड़िया लुहार समुदाय के परिवारों को आत्मनिर्भर बनाना।
और इस योजना में इस योजना के तहत उन्हें अपना पारंपरिक कार्य जैसे लोहे का सामान बनाना जारी रखने के लिए कच्चा माल खरीदने हेतु 10,000 एक मुश्त वित्तीय सहायता दी जाती है। अच्छा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसका। अब इसके तहत कितना दिया जाता है? 10,000 रुपया दिया जाता है। ठीक है, कितना? 10,000 रुपया। अगला प्रश्न 98 कि ये कह रहा है कि राज्य में मछली उत्पादन को बढ़ावा देने और मछुआरों की आय दुगुनी करने के लक्ष्य के साथ पशु एवं मत्स्य संसाधन विभागों ने कौन सी योजना शुरू की? तो देखिए, बिहार को मछली उत्पादन में आत्मनिर्भरता बनाने के लिए ना पशु एवं मत्स्य स्वास्थ्य संसाधन विभाग ने मुख्यमंत्री सघन मत्स्य योजना अर्थात ऑप्शन बी में देखिए मुख्यमंत्री सघन मत्स्य विकास योजना की प्रारंभ किया। ऑप्शन बी क्या है? सही है। अगला है प्रश्न संख्या 99। कह रहे बिहार सरकार ने किस फसल के उत्पादन को बढ़ाने और किसानों को विशेष सब्सिडी प्रदान करने के लिए मिशन मिलेट के दूसरे चरण की शुरुआत की? गेहूं, चावल, रागी, डीम कर रहा है मोटा अनाज, बाजरा, ज्वार, रागी। तो इसका जो सही आंसर हो जाए ना, देखिए बिहार सरकार ने राज्य में मोटे अनाज के उत्पादन और खपत को बढ़ावा देने के लिए मिशन मिलेट को शुरू दूसरे चरण का शुभारंभ किया और इस मिशन के तहत ना किसानों को बाजरा, ज्वार, रागी जैसे पोषक अनाजों को खेती के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। अर्थात ऑप्शन नंबर डी क्या है? इसका सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 100, लास्ट प्रश्न है इस पूरे सेट का। कह रहा है कि राज्य में बिजली की बुनियादी ढांचा को मजबूत करने और उपभोक्ताओं को 24/7 गुणवत्तापूर्ण बिजली प्रदान करने के लिए शुरू की गई योजना का नाम क्या है? तो देखिए बिहार सरकार ने केंद्र सरकार की सहायता से राज्य में रिमपैड क्या है रिवेम्पर्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम को लागू करने की प्रक्रिया को तेज कर दिया है और इस योजना के मुख्य उद्देश्य न बिजली वितरण की कंपनियों जो को परिचालन दक्षता और वित्तीय व्यवहार्यता में सुधार करना है। तो इसलिए ऑप्शन सी का क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। और देखिए इसके तहत ना स्मार्ट जो मीटर लग रहा है वो लगाया जाएगा, फीडर सेग्रीगेशन होगा, सिस्टम को अपग्रेड करने जैसे कार्य किए जा रहे हैं ताकि बिजली की हानि को कम किया जा सके और सभी उपभोक्ताओं को 24 घंटे मतलब बिना रुके गुणवत्तापूर्ण बिजली की आपूर्ति को सुनिश्चित किया जा सके। ठीक है, तो इसमें इतना ही प्रश्न था और ये कंप्लीट हो गया। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एडिटेरिया वाला या इसी केजीएस के इस प्रैक्टिस सेट को देखेंगे। तो अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी अगला वीडियो डाला जाए तो इसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। तो आज के लिए इतना ही।